हेलो ऑल। मेरा नाम अर्णव गुजराती है एंड मैं आप लोगों को मैथ्स बिटसैट एग्जाम के लिए थोड़ी मदद करूंगा। सो ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द कोएफिशिएंट ऑफ x raised to 5 in the expansion of 1 plus x raised to 21 plus 1 plus x raised to 22 so on till 1 plus x raised to 30. You have to find this out. तो सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ x raised to 5 अगर हमें 1 plus x raised to 21 में चाहिए, सो हमें x, ये 1 प्लस एक्स हमने 21 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है एक दूसरे को, राइट? सो इन 21 टाइम्स मल्टीप्लाई किए हो पार्ट्स में से 5 इसमें x चाहिए, सो दिस विल बी 21 चूज 5. सिमिलरली 1 प्लस एक्स रेज टू 22 का रहेगा 22 चूज 5. देयर सम विल बी 21 चूज 5 प्लस 22 चूज 5 एंड सो ऑन. नाउ ये एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. m choose r is m minus 1 choose r plus m minus 1 choose r minus 1. So in this equation, if we simply add and subtract 21 choose 6, we get this 21 choose 6 plus 21 choose 5 and so on. जो initial equation था minus 21 choose 6 इधर लिखा and 21 choose 6 plus 21 choose 5 will give 22 choose 6 according to this equation. एंड अगर हम देखें तो सारे टर्म्स उसी इसमें जा रहे हैं, उसी पैटर्न में फिट हो रहे हैं. सो हमें यहाँ 22 चूज 6 मिला एंड आगे 22 चूज 5 है, सो दिस विल बिकम 23 चूज 6 एंड दिस विल गो ऑन टिल इट बिकम्स 30 चूज 6 प्लस 30 चूज 5 which will give 31 choose 6 minus 21 choose 6. So इसका C ऑप्शन करेक्ट है एंड इजी क्वेश्चन है ये. Now next question, if z is equal to a plus ib satisfies argument of z minus 1 equal to argument of z plus 3i, then so question number 107, if z is equal to a plus ib satisfies argument of z minus 1 equal to argument of z plus 3i, then a minus 1 is to b is equal to, वो फाइंड आउट करना है. तो हमें दिया है argument of z minus 1 is equal to argument of z plus 3i एंड z is equal to a plus ib ये भी दिया है. सो अगर हम a plus ib यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे then we will get argument of a minus 1 plus ib is equal to argument of a plus b plus 3 into i. अब ये दोनों के आर्ग्यूमेंट्स सेम रहने की वजह से हम इनका tan इनवर्स, जो बेसिकली जो एंगल रहेगा वो सेम रहेगा एंड वो एंगल हम tan इनवर्स से निकालेंगे, tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाय रियल पार्ट. So tan inverse of b by a minus 1 will be equal to tan inverse of b plus 3 divided by a. उससे b divided by a minus 1 is equal to b plus 3 divided by a आ जाएगा and then यहाँ पे a b मल्टीप्लाई कर देंगे, a minus 1 into b plus 3 मल्टीप्लाई करेंगे. उसके बाद राइट हैंड साइड विल बी ab plus 3a minus b minus 3 और ए बी दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा. सो b प्लस 3 इज इक्वल टू 3 आएगा और हमें फॉर्म चाहिए a माइनस 1 का. सो b इज इक्वल टू 3 इंटू a माइनस 1 आएगा. इसलिए सो b इक्वल टू 3 इंटू a माइनस 1 आएगा, इसलिए a माइनस 1 बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई 3 आ गया. सो ऑप्शन बी 1:3 करेक्ट आंसर है. ये भी इजी क्वेश्चन था. फर्स्ट क्वेश्चन भी इजी टू मॉडरेट के बीच में था. अभी क्वेश्चन 108 में बाद में दिखाऊंगा. अभी हम क्वेश्चन 109 पे जाते हैं. द वैल्यू ऑफ सिग्मा r goes from 1 to 10 r into n choose r divided by n choose r minus 1 is equal to how much? So ये क्वेश्चन ये पूछा है क्वेश्चन 109. द वैल्यू ऑफ सिग्मा r goes from 1 to n r into n choose r divided by n choose r minus 1. हमें इसकी वैल्यू निकालनी है. तो हम n choose r और n choose r minus 1 को एक्सपांड करेंगे. सो सिग्मा r into n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n minus r फैक्टोरियल और नीचे आएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n minus r plus 1 फैक्टोरियल एंड r minus 1 फैक्टोरियल. तो r minus 1 फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल में नीचे डिनोमिनेटर में एक r आ जाएगा जो इसके साथ कैंसिल होगा एंड n माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल ऊपर जाएगा एंड n माइनस आर फैक्टोरियल यहाँ नीचे रहेगा.
सो यहाँ n माइनस आर प्लस वन आएगा. सो ये जो इक्वेशन है दिस इज सिग्मा n माइनस आर प्लस वन एंड r गोज फ्रॉम 1 to 10. सो हम r को अलग जगह लिखेंगे एंड n प्लस वन को सेपरेट आउट करेंगे. सो ये 10 into n plus 1 आ जाएगा बिकॉज दिस इज अ कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस समेशन. एंड r जो है उसका हो जाएगा सिग्मा r गोज फ्रॉम 1 to 10 r. सो n into n plus 1 by 2 फॉर्मूला से इसकी वैल्यू 55 आएगी. सो दिस इज सिंपली 10n plus 10 minus 55 यानी 10n minus 45 which is 5 into 2n minus 9. सो इसका करेक्ट आंसर रहेगा A. एंड ये भी इजी क्वेश्चन, ये इजी ही रहेगा, कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा नहीं है, जल्दी होगा. अब आगे जाते हैं क्वेश्चन 110. अब दिया है कि नंबर्स 3 into 3 raised to 2 sin 2 alpha minus 1, 14 and 3 raised to 4 minus 2 sin 2 alpha. ये एपी में है, ये एपी के पहले 3 टर्म्स है एंड हमें 5th टर्म निकालनी है. तो हमें ये फॉर्मूला पता है एक एपी के टर्म्स के लिए कि a plus c is equal to 2b. ये सेम फॉर्मूला हम यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें मिलेगा 2 into 14 मतलब 28 is 3 raised to 2 sin 2 alpha minus 1 plus 3 raised to 4 minus 2 sin 2 alpha. अब अगर हम सब्स्टिट्यूट करें कि अब अगर हम बोले कि कोई वेरिएबल t है जिसको हमने ये वैल्यू असाइन की तो हमारी इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाता है और हमें ये मिलता है कि 28 इज इक्वल टू t डिवाइड बाय 3 बिकॉज ये 3 रेज टू माइनस 1 यहाँ आ जाएगा, ये 3 रेज टू 4 जो है यहाँ आया एंड 3 रेज टू माइनस 2 साइन अल्फा ये यहाँ आया t करके. फॉर्मूला पता है एपी के 3 टर्म्स के लिए, अगर b बीच का टर्म हो तो a प्लस सी इज इक्वल टू 2b. अब हम वही फॉर्मूला यहाँ इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें मिलता है 2 into 14 यानी 28 इज इक्वल टू इसका फर्स्ट टर्म यानी 3 रेज टू 2 sin 2 alpha minus 1 एंड उसका एडिशन विद द सेकेंड टर्म यानी 3 रेज टू 4 minus 2 sin 2 alpha. अब हम अगर बोले कि कोई वेरिएबल t है जिसकी वैल्यू है 3 रेज टू 2 sin 2 alpha, हम वेरिएबल t को ये वैल्यू असाइन करेंगे तो हमें मिलेगा कि 28 इज इक्वल टू t डिवाइड बाय 3 इसलिए आया क्योंकि यहाँ 3 रेज टू माइनस 1 आगे टर्म है एंड यहाँ पे 3 रेज टू 4 आएगा टर्म और ये 3 रेज टू माइनस 2 साइन अल्फा है. सो ये नीचे आ जाएगा t यहाँ. तो हमें मिलता है 28 इज इक्वल टू t बाय 3 प्लस 3 रेज टू 4 डिवाइड बाय t. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा अगर हम t मल्टीप्लाई कर दे एंड ये 3 भी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो ये आ जाएगा 28 into 3 यानी 84 और यहाँ t आएगा. सो 84t इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 3 रेज टू 5 यानी 243. सो अब हम इस इक्वेशन को अगर फैक्टराइज करें सो दिस विल बी 0 इज इक्वल टू t स्क्वायर माइनस 84t प्लस 243 यानी t माइनस 81 इंटू t माइनस 3. ये हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन ये बहुत इजी है, हम ये डायरेक्टली फैक्टराइज कर सकते हैं. सो t की वैल्यू 81 रहेगी नहीं तो 3 रहेगी यानी 3 रेज टू 2 sin 2 अल्फा जो है इट कैन हैव 2 वैल्यूज 81 नहीं तो 3. अब 81 इज 3 रेज टू 4 एंड 2 रेज टू sin 2 अल्फा कैन नॉट बी 4 राइट. तो साइन का जो बाउंड्स होता है वो 1 और -1 है. सो 2 रेज टू sin 2 अल्फा इज और sin थीटा का जो बाउंड रहता है वो 1 और -1 के बीच में रहता है. हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है t स्क्वायर माइनस 84t प्लस 243 और ये इजीली फैक्टराइज हो जाएगा और हमें मिलेगा t माइनस 81 इंटू t माइनस 3. अब 81 इज 3 रेज टू 4 एंड 3 इज 3 रेज टू 1 सिंपली. तो अब अगर हम t यानी 3 रेज टू 2 sin 2 अल्फा इन दोनों वैल्यूज के साथ कंपेयर करें तो साइन थीटा का जो बाउंड रहता है वो 1 और -1 है. सो 2 रेज टू sin 2 अल्फा कैन नॉट बी इक्वल टू 4 which means यहाँ पे एक ही सॉल्यूशन है ये 2 रेज टू sin 2 अल्फा सॉरी 2 sin 2 अल्फा इज इक्वल टू 1. सो sin 2 अल्फा इज इक्वल टू हाफ एंड अब sin 2 अल्फा इज इक्वल टू हाफ. सो हम ये जो पहले के दो टर्म्स थे वो निकाल सकते हैं. सो sin 2 अल्फा इज इक्वल टू हाफ. So 2 sin 2 alpha will be 1
and hence the first term will be 3 raised to 0 यानी 1, and second term will be 3 raised to 4 minus 3 of 3 raised to 4 minus 1, so 3 raised to 3 मतलब 27. so first term EP का है 1, third term है 27 और 14 तो हमें दिया था. so अब हमें T5 निकालना है, and if you see difference जो है 13 का है. so difference so common difference जो है वो 13 का है. यहाँ पे हम छोटी सी ट्रिक लगा सकते हैं कि 27 जो है ये मिडिल टर्म है फॉर 1 एंड T5. सो 27 into 2 यानी 54 will be 1 plus T5 और T5 will be equal to 53. सो इसका आंसर आ जाता है D 53. इसको मैं मीडियम रेट करूंगा, इजी टू मीडियम में ही, थोड़ा मीडियम के साइड पे, क्योंकि थोड़ा लंबा कैलकुलेशन है. अब क्वेश्चन नंबर 111. For the equation 3x square plus px plus 3 equal to 0, given p is greater than 0, if one of the roots is square of the other, then p is equal to. तो हमें p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ये क्वेश्चंस बहुत इजी रहता है और बहुत जल्दी होता है. तो इसको देखते हैं. हम अज्यूम करेंगे कि इसका एक रूट अल्फा है, एंड एज इट इज गिवन कि सेकेंड रूट इज पहले रूट का स्क्वायर, तो हम इसको अल्फा स्क्वायर अज्यूम करेंगे. सो अल्फा स्क्वायर जो है हमारे रूट्स है इस इक्वेशन के, एंड हमें पता है कि सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ देम इज इक्वल टू सी बाय ए. सो ए बी सी. सो यहाँ सी बाय ए इज 3/3 विच इज 1. सो अल्फा क्यूब इज 1, एंड हमें दिया है कि सम जो है माइनस पी बाय 3 है, और हमें मिलता है कि सम जो है माइनस पी बाय 3 है. सो अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इज माइनस पी बाय 3, because that is equal to minus b by a. अब as alpha cube is equal to 1, तो इसके जो तीन रूट्स रहेंगे वो 1, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर रहेंगे. अब हमारे पास अल्फा के लिए तीन पॉसिबिलिटीज है, 1, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर. तो अगर हम अल्फा को ओमेगा रखें तो हमारा ये इक्वेशन आता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1, बट विच इज गिवन टू बी माइनस पी बाय 3 क्वेश्चन के मुताबिक. सो हमें मिलता है p इक्वल टू 3, एंड दिस इज अ वैलिड आंसर बिकॉज हमें बोला गया है एक ही कंडीशन है p पे, एंड दैट इज कि p शुड बी ग्रेटर देन 0. अब अगर हम वही अल्फा इक्वल टू 1 रखेंगे, सो वो 1 प्लस 1 हो जाएगा यहाँ. सो दिस विल बी 2, एंड 2 इज इक्वल टू माइनस पी बाय 3, मतलब p विल बी -6, बट हमें p इज लेस देन 0 अलाउड ही नहीं है, सो ये डिस्कार्ड करेंगे. एंड अगर हमने बोला कि अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो ये इक्वेशन होगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4, बट ओमेगा 4 इज ओमेगा क्यूब इनटू ओमेगा, एंड ओमेगा क्यूब इज 1, सो दिस विल बिकम ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, एंड दिस इज माइनस पी बाय 3. पहले से पता है, इस यहाँ से पता है. सो अगेन अगर हम देखें तो दिस बिकम्स -1 एंड p हमें 3 मिलता है. सो इसका आंसर है p इज इक्वल टू 3. ये इजी क्वेश्चन था, बहुत जल्दी हो जाएगा. ये 25 to 30 सेकेंड में हो जाना चाहिए ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस के बाद. अब if a is equal to log 3 to the base 2, b is equal to log 5 to the base 2, and c is equal to log 2 to the base 7, यहाँ पे डिफरेंस है बेसिस में, then find out log 63 to the base 140, and we have to find that in terms of abc. तो यहाँ पे ऊपर एक नोट भी लिखी है, वो बाद में देखता है, पहले क्वेश्चन देखते हैं. So log 63 to the base 140. अब 63 is 7 into 9, मतलब 3 into 3 into 7, because 9 is 3 into 3. So अभी ये हमने लिखा कि log 3 into 3 into 7 to the base 140, but 140 is again 10 into 20. Sorry. So हमने लिखा log 3 into 3 into 7 to the base 140, but 140 is 20 into 7, यानी 4 into 5 into 7, मतलब 2 square into 5 into 7. ठीक है. अब हम इसको इसका चेंज ऑफ बेस करेंगे. सो इसको हमें दोनों चीजों को log टू द बेस 2 में लेके आना है. सो log टू द बेस 2 3 into 3 into 7, और यहाँ आ जाएगा log 2 square into 5 into 7. तो हमें मिला है log 3 into 3 into 7
एंड इसका बेस जो है अभी 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 है, बट हमें इनका बेस चेंज करना है 2 को, तो हम चेंज ऑफ बेस यूज करेंगे एंड वी विल गेट log 3 into 3 into 7 to the base 2 and log 2 square into 5 into 7 to the base 2. अब हम अगर देखें और लेट्स रिज्यूम टू द क्वेश्चन, ठीक है। सो हम यहाँ पे थे कि हमने चेंज ऑफ बेस किया, सो ये मिला log 3 into 3 into 7 to the base 2 डिवाइड बाय log 2 स्क्वायर into 5 into 7 to the base 2. अब ये हो जाएगा log 2 log 3 to the base 2 बिकॉज ये 2 बार मल्टीप्लाई किया है, प्लस log 7 to the base 2, और यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा 2 बिकॉज ये log to the सेम बिकॉज log 4 to the base 2 है ये, सो ये 2 आएगा, प्लस log 5 to the base 2 एंड log 7 to the base 2. अभी हमें दिया है कि b is log 5 to the base 2 and a is log 3 to the base 2, एंड हमें दिया था कि c is log 2 to the base 7, but we need कि log 7 to the base 2 in but we need log 7 to the base 2 in terms of a, b और c. सो हम यहाँ पे 1/c करेंगे, सो हमें मिलेगा log 7 to the base 2. अब हमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है, सो सब्स्टिट्यूट ऐसे करेंगे, अब हमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है, सो log 3 to the base 2 becomes a, so ये 2a, log 7 to the base 2 becomes 1/c, and ये 2 है ही नीचे, log 5 to the base 2 becomes a b, becomes b, log 7 to the base 2 becomes 1/c, so हमें मिलता है 2ac plus 1 डिवाइड बाय 2c plus bc plus 1. सो इसका आंसर है D, 2ac plus 1 डिवाइड बाय 2c plus bc plus 1. एंड इसको हम इजी टू मॉडरेट के बीच में ही रेट करेंगे। मॉडरेट इसीलिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस में कभी कभार टाइम लग सकता है, नहीं तो कैलकुलेशन एरर हो सकता है, तो उतना हमें थोड़ा ध्यान देना होता है, ठीक है। अब हम जाएंगे क्वेश्चन 113 पे। सो दिया है इफ cos x minus y, cos x and cos x plus y are in HP. सो जनरली AP HP में वो कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, तो यहाँ HP दिया है एंड हमें फाइंड आउट करना है cos x इंटू सिक वाई बाई 2 कितना होता है, कितना उसका है वैल्यू। तो यहाँ पे हमने लिया है HP का जो फॉर्मूला है ABC के लिए, अगर ABC 3 टर्म्स HP में है तो B इज गिवन बाय 2AC अपॉन A प्लस C. तो सिमिलरली उसी लाइंस पे यहाँ लिखा है cos x इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस एक्स माइनस वाई इंटू कॉस एक्स प्लस वाई, एंड डिनोमिनेटर में आएगा cos x माइनस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई. अब ये स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म अब ये एक स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट है कि cos x माइनस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 cos x इंटू कॉस वाई. Similarly, cos x minus y into cos x plus y is 2 cos square x minus sin square y. तो हम ये दो फॉर्मूलाज यहाँ पे लगाएंगे. So we get cos x is 2 into cos square x minus sin square y divided by 2 cos x cos y. So ये 2 कैंसिल हो जाएगा एंड अभी बचे एंड हाँ ठीक है, एंड हमें मिलेगा फिर अब ये cos x ये 2 कैंसिल हो जाएगा एंड cos x cos y हम यहाँ ले जाएंगे, सो cos स्क्वायर x cos y, और यहाँ बचेगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर y. अब ये दोनों सेम टर्म सेम हुआ ना cos स्क्वायर x, सो ये हम एक टर्म में ले लेंगे, सो दिस बिकम्स cos स्क्वायर x इंटू cos y माइनस 1 एंड दिस इज माइनस साइन स्क्वायर y. एंड हमें पता है कि साइन स्क्वायर y इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर y, तो हम दोनों साइड्स को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो ये पार्ट यहाँ चेंज हो जाएगा, सो दिस बिकम्स cos स्क्वायर x इंटू 1 माइनस कॉस y एंड दिस बिकम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर एंड दिस बिकम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर y, क्योंकि हमने यहाँ एक -1 मल्टीप्लाई किया है. एंड इफ यू सी 1 माइनस कॉस स्क्वायर y सिंपली 1 माइनस कॉस y इंटू 1 प्लस कॉस y, सो हम ये दोनों साइड से कैंसिल कर देंगे, सो वी गेट cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस y
बट इफ यू सी, बट हमें ये रिजल्ट पता है कि 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, सो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर वाई बाई 2, सो दिस बिकम्स cos x, और so this becomes cos square x is equal to 2 cos square y by 2, so ये cos square y by 2 हम यहाँ ले लेंगे, so it becomes cos square x into sec square y by 2 is equal to 2, और ये दोनों साइड हम रूट ले लेंगे, so this becomes plus or minus root 2, so a is plus or minus root 2। ये भी मैं easy to medium में रेट करूंगा, मीडियम ही करूंगा, बिकॉज इसमें भी कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है, तो एक्यूरेसी मेंटेन करनी है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, let a is 1, 2, 3, 4, 5 and r is a relation defined on it like on and r is a relation defined on it such that r is equal to x comma y given x and y belong to a and x plus y equal to 5। सो हमें बताना है कि r जो है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव में से कौन सा है। तो हमें दिया है a is 1, 2, 3, 4, 5 एंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये कंडीशन है। तो ये कंडीशन कौन से केसेस सेटिस्फाई करते हैं? x कॉमा वाई के पेयर्स 1, 4, 2, 3, 3, 2 एंड 4, 1। अब अगर हम देखें रिफ्लेक्सिव की एक, अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो होता है जिसमें a कॉमा ए बिलोंग्स टू a, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो होता है जिसमें a कॉमा ए बिलोंग्स टू द रेंज, बट यहाँ पे a कॉमा ए कोई भी हम ले ले 1, 2, 3, तो हमें जो वैल्यूज मिलेंगे दैट विल बी 2, 4, 6, 8 और 10, बट नन ऑफ देम satisfy x plus y equal to 5, तो a कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर रेंज इन दिस केस, मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब इफ यू सी हमें 4 पेयर्स मिले थे 1, 4, 4, 1, 2, 3 एंड 3, 2। सो ये जो पेयर्स है वो सिमेट्रिक है, बिकॉज सिमेट्रिक की कंडीशन ये होती है कि अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू द रेंज देन b कॉमा ए शुड ऑल्सो बिलोंग टू द रेंज, एंड यहाँ पे ये सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये सिमेट्रिक भी है। बट अब बट अगर हम अब ट्रांजिटिविटी की बात करें, सो ट्रांजिटिव रिलेशन सेज दैट कि अगर a कॉमा बी बिलोंग्स टू r एंड b कॉमा सी बिलोंग्स टू r देन a कॉमा सी शुड बिलोंग टू r, पर यहाँ पे 1, 4 पर यहाँ पे 1, 4 बिलोंग्स टू r, 4, 1 ऑल्सो बिलोंग्स टू r, बट अगर हम 1, 1 की बात करें तो इट डज नॉट बिलोंग टू r, सो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। सो हम अगर अब ऑप्शन देखें तो दिस बिकम्स सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। सो ये इजी क्वेश्चन है, आधे मिनट के अंदर या 25 सेकेंड में हो जाना चाहिए। सो ये इजी क्वेश्चन है, 25 to 30 सेकेंड्स में ये इजीली हो जाना चाहिए। अब हम क्वेश्चन 115 की बात करेंगे। पूछा है द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 5 विल बी रिटर्न व्हेन लिस्टिंग द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000। हमें फाइंड आउट करना है कि 5 कितनी बार लिखा जाएगा, तो हम पहले इतना नोट, सो हम अभी 1 to 100 की बात करते हैं। सो 5, 15, 25, 35, 45, 55 करके हम 95 तक लिखेंगे। सो हमें कितनी बार काउंट होगा 5, तो ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर देखें, हम यहाँ 0 अज्यूम कर सकते हैं, सो ये बिकम्स 10। सो हम यहाँ 0 अज्यूम कर सकते हैं कैलकुलेशन इजीली करने के, काउंट इजीली करने के लिए। तो यहाँ पे 10 5 आ रहा है और यहाँ पे एक और 5 आ रहा है। अब ये सेम चीज़ अभी 0 से 100 में हुई, सो ये सेम चीज़ 100 to 200, 200 to 300 एंड सो ऑन 900 एंड सो ऑन 900 से 1000 के बीच में ये सब जगह पे रिपीट होगी, ये सारी इंटरवल्स पे। सो हम 11 into 10 या 110 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ कंसिडर नहीं की, वो है कि 50, 51, 52 ये जो नंबर्स है हमने वहाँ यहाँ पे ये काउंटिंग में निगलेक्ट की है। तो अभी हमें तो अभी तो अभी हमें वो भी काउंट करना पड़ेगा। सो 50, 51, 59 तक हम लिखेंगे एंड हम यहाँ पे 55 काउंट नहीं करेंगे, नहीं तो डबल काउंट हो जाएगा। सो यहाँ पे
सो यहाँ पे हमें 5 9 टाइम्स मिलेगा और ये 9 टर्म्स है, तो 9 एंड ये 11 जगह रिपीट हो रहे हैं। सो 9 और ये 10 जगह रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे एक गलती हुई है, 10 आएगा, एक मिनट। सो ये 9 और ये 10 जगह रिपीट होगा, ये 9 टर्म्स, सो यहाँ पे 90 मिला। तो हमने इतने ही कैलकुलेशन में 110 प्लस 90 यानी 200 टर्म्स तो हमें मिल गए। अब अगर हम 500 का जो चंक है उसकी अगर बात करें, तो हमने ये जो कैलकुलेशन किया है यहाँ पे सब जगह हमने हंड्रेड्स प्लेस को तो इग्नोर ही किया है। तो अभी 500 टू 600 में यहाँ पे सब जगह 5 आएगा और कोई चेंज नहीं, क्योंकि हमने बाकी सब जो नंबर्स है लाइक 555 जो है वो हमने यहाँ ही काउंट कर लिया था। सो हमें वो सब काउंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बचा 500 वाला जो ब्लॉक है वो। सो अगर आप देखो तो 555 ये जो नंबर है हम ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं। सिमिलरली 565 575 ये सब हम काउंट कर चुके हैं। सो अभी हमें सिर्फ बाकी जो टर्म्स है जो रहे हैं इनमें से वो काउंट करने हैं। तो हम 555 565 ये तो काउंट कर चुके हैं, बाकी जो टर्म्स है वो काउंट करना है। तो अगर हम देखें तो 5 15 25 ये हमने एक पोर्शन काउंट किया है और 50 टू 59 ये एक पोर्शन काउंट किया है। तो ये टोटल हमने 20 टर्म्स जो है 500 टू 600 वो काउंट कर लिए है। 500 टू 599 के बीच में जो ये 100 टर्म्स में से हमने 20 टर्म्स तो ऑलरेडी काउंट किया है। तो हमें अब सिर्फ 80 और टर्म्स काउंट करने हैं। सो ये हो जाएगा 200 प्लस 80 यानी 280 एंड हेंस इसका आंसर आएगा नन ऑफ द अबव आंसर्स। एक घाई गड़बड़ में गलतियां हो जाती है तो थोड़ा ध्यान से करना, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाया हो जाता है। ये क्वेश्चन में वापस दिखाता हूँ। इधर हम क्वेश्चन 116 पे जाता है। सो क्वेश्चन 116 में दिया है कि ए और बी टू सेट्स है एंड ए का इंटरसेक्शन विद अ डिफरेंट सेट एक्स इज 5 यानी कोई इंटरसेक्शन नहीं, एंड बी का इंटरसेक्शन विद एक्स इज ऑल्सो 5। सो अभी हमें पता करना है कि अगर ए यूनियन एक्स और बी यूनियन एक्स सेम है, अगर दोनों इक्वल है, देन ए एंड बी के बीच में या ए और एक्स या बी और एक्स के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। तो हमें पता ये है कि तो हमें पता ये है कि एक सेट ए है, एक सेट एक्स है और एक सेट बी है। ए एक्स और बी, और दिया है कि इसका और इसका इंटरसेक्शन नहीं है और इसका और इसका भी इंटरसेक्शन नहीं है। अब अगर हम यूनियन ले ए और एक्स का, तो ये पोर्शन आता है, ये शेडेड पोर्शन। बट अब इन्होंने बोला है कि बी यूनियन एक्स भी सेम पोर्शन आना चाहिए। तो बी यूनियन एक्स जो है वो यहाँ पर ही आना चाहिए। तो अब सीधी सी बात है इसके वजह से तो अब सीधी सी बात है कि बी जो है उसको ए के साथ कोइंसाइड ही करना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स, तो ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स इज नेवर सेटिस्फाइड। तो ए इज इक्वल टू बी इज द ओनली ऑप्शन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, 10 टू 15 सेकंड्स में हो जाए ऐसा है। सो जल्दी कर देना, ऐसे क्वेश्चंस छोड़ना मत। सेट के क्वेश्चंस कभी कभी डरावने लग सकता है लेकिन बहुत इजी होता है, ठीक है। सो अब क्वेश्चन 117 देखते हैं कि गिवन है कि a इज -1, 1 एंड एक फंक्शन इज डिफाइंड सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू x मॉड ऑफ x। एंड हमें अभी फाइंड आउट करना है कि f ऑफ x कौन सा टाइप का फंक्शन है, मैनी वन, ऑन टू, इन टू और वो सब। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए सिंपली ग्राफ बना देना जल्दी से। सो दिया है x मॉड x, सो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए x स्क्वायर हो जाएगा, x लेस देन 0 के लिए माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये एक्स स्क्वायर का कर्व यहाँ जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर का कर्व यहाँ जाएगा। तो अगर हम एक ऐसी लाइन तो अगर हम बेसिकली एक ऐसी लाइन बनाए
सो y की वैल्यू जो है वो सिर्फ एक, सो हर y की वैल्यू के लिए सिर्फ एक करस्पॉन्डिंग x आएगा। ये इग्नोर करो, ये गलत है, ये लाइन पता नहीं क्यों नहीं जा रही। एंड -1 to 1 के बीच में ये सारी y वैल्यूज के लिए एक करस्पॉन्डिंग x वैल्यू है। सो ये सिंपली 1 1 ऑन टू फंक्शन है, बिकॉज 1 1 बिकॉज हर y वैल्यू के लिए सिर्फ एक करस्पॉन्डिंग x है एंड सारे y वैल्यूज एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो 1 1 ऑन टू है, ये एकदम सिंपल है। ये भी 10 15 सेकंड में हो जाना चाहिए। इजी क्वेश्चंस फटाफट बना लेने का। एंड अब देखते हैं क्वेश्चन 118। सो गिवन है कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन एक्स, सो हमें पता करना है कि इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है इस इक्वेशन का। तो इक्वेशन दिया है साइन एक्स माइनस थ्री साइन टू एक्स प्लस साइन थ्री एक्स इक्वल टू कॉस एक्स माइनस थ्री कॉस टू एक्स प्लस कॉस थ्री एक्स। अभी बहुत ही बड़ा और ख़राब दिखने वाला इक्वेशन मिला है, बट ऑप्शंस जो है वो इतने ख़राब नहीं है। तो हम एक काम करते हैं, अभी पाई बाय 8 यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे भी जो लिखा है कि M1 सॉल्व प्रॉपरली, लेकिन ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और बिटसैट में आपके पास इतना टाइम नहीं रहता कि एक क्वेश्चन पे इतने 2 3 मिनट या उससे ज़्यादा दे। और बिटसैट में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप 5 7 मिनट एक ही क्वेश्चन को दे। सो हम ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करके थोड़ा अंदाज़ा लगाने का ट्राई करते हैं। तो अब x इज इक्वल टू पाई बाई 8 अगर हम सब्स्टिट्यूट करें, सो पाई बाई 8 इज 22.5 डिग्रीज। सो साइन 22.5 डिग्रीज, ये 3 साइन 45 डिग्री आ जाएगा और ये साइन 67.5 डिग्री आ जाएगा। एंड सिमिलरली ये जो पार्ट है कॉस 22.5 डिग्री माइनस 3 कॉस 45 डिग्री प्लस कॉस 67.5 डिग्री। बट साइन 22.5 डिग्री जो है दैट इज इक्वल टू कॉस 67.5 डिग्री एंड सिमिलरली कॉस 22.5 डिग्री जो है दैट इज इक्वल टू साइन 67.5 डिग्री एंड साइन 45 इक्वल टू कॉस 45 होता ही है। तो ये सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड सो 0 इक्वल टू 0 मिलेगा, या बेसिकली वी कैन से कि x इक्वल टू पाई बाई 8 सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ। तो अभी हमें ये तो मिल गया कि ये ऑप्शन बराबर नहीं है, बट अभी ये तीनों ऑप्शन में से हमें डिसाइड करना है। सो इफ़ यू सी, अगर हम एन पाई चूज एन पाई में, सो अगर हम ऑप्शन ए के साथ एक्सप्लोर करें तो हमें जो मल्टीपल्स मिलेंगे वो पाई टू पाई के एडिशन। सो सो हमें जो एडिशन के लिए जो मल्टीपल मिलेंगे वो पाई के मिलेंगे एंड अगर ये आंसर सही नहीं हुआ तो हम बी नहीं तो सी के बारे में कुछ बता नहीं सकेंगे। सो हमें ए को भी चूज नहीं करना है फॉर फाइंडिंग आउट, फॉर एक्सप्लोरिंग अबाउट दिस क्वेश्चन। हम बी नहीं तो सी में से एक ले सकते हैं। अब हम बी में से अभी करता है। सो एन इक्वल टू 1 डालेंगे और देखते हैं कि ये सेटिस्फाई होता है क्या। क्योंकि अगर हमने यहाँ पे n इक्वल टू 1 डाला, सो दिस बिकम्स माइनस पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8। सो वो अलग अलग वैल्यूज हो जाते हैं। सो अगर हमने n इक्वल टू 1 डाल दिया ये दोनों में से एक इक्वेशन में, यहाँ पे ईजी है इसलिए हम ये करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा आंसर सही है कौन सा नहीं। सो अभी हम ट्राई करेंगे n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8 विथ n इक्वल टू 1। ठीक है, सो अब हम n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8 ये ऑप्शन में n इक्वल टू 1 डाल के देखते हैं। सो दिस बिकम्स 90 प्लस 22.5 यानी 112.5 डिग्री। ये मैं डिग्री में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इजीली अपने को दिखता है और काउंट कर ये मैं 112.5 डिग्री में इसलिए कन्वर्ट किया है मैंने, बिकॉज वो मेरे को थोड़ा इजी पड़ता है उसमें काउंट वगैरह करना और वो चेंजेस करना साइन कॉस थीटा, क्योंकि वो मेरे को थोड़ा इजी पड़ता है। सो यहाँ पे दिस बिकम्स साइन 112.5 डिग्री माइनस थ्री साइन 222 माइनस थ्री साइन 225 डिग्रीज प्लस साइन 337.5 डिग्री LHS पे। और अभी हमें ये कंपेयर करना है RHS से। सो यहाँ पे एक मैंने क्वेश्चन मार्क डाला था। सो अभी हमें कंपेयर करना है इस RHS से। सो दैट इज cos 22 cos 112.5 डिग्री माइनस 3 cos 225 डिग्री प्लस cos 337.5 डिग्री। तो अगर हम देखें साइन 112.5 डिग्री हम साइन 67.5 डिग्री लिख सकते हैं एंड 3 साइन 225 डिग्री एंड 3 cos 225 डिग्री ये तो कैंसिल हो जाएंगे।
सो अभी ये बचा, ये दो टर्म्स बचा है. सो साइन 337.5 डिग्री इज साइन 2 पाई माइनस थीटा फॉर. सो साइन 2 पाई माइनस थीटा फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा लेंगे. सो साइन 337.5 डिग्री इज सिंपली माइनस साइन 220.5 माइनस साइन 22.5 डिग्री. और यहाँ पे कॉस 112.5 डिग्री है. सो हम इसको साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. सो दिस बिकम्स माइनस साइन 22.5 डिग्री एंड कॉस 337.5 डिग्री, मतलब cos 2 पाई माइनस थीटा, एंड दैट इज इक्वल टू cos थीटा. सो ये cos 22.5 डिग्री रहा. अब sin 67.5 डिग्री एंड cos 22.5 डिग्री सेम है, एंड ये भी सेम है ये टर्म. सो बेसिकली यहाँ पे एक इक्वालिटी आती है, एंड इक्वालिटी है. सो बेसिकली n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8 भी सेटिस्फाई कर रहा है. सो ऑप्शन बी जो है n पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 8 वो करेक्ट है. इसको अगर आप रेगुलर मेथड से करने जाएंगे तो बहुत टाइम जाएगा. सो बेटर है कि आप ऐसे कोई छोटे मोटे ट्रिक्स या यही ढूंढो, क्योंकि बिटसैट में आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है. आपको बस आंसर तक पहुंचना है जल्द से जल्द. सो मैं इसको मीडियम से डिफिकल्ट के बीच में रेट करूंगा. एंड अब क्वेश्चन 119 देखते हैं. गिवन है कि टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर 7x, ये जो इक्वेशन है, आर 7x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0. एंड थर्ड साइड जो है इट पासेस थ्रू पॉइंट 1 कॉमा माइनस 10. ठीक है. अब हमें फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ थर्ड साइड. अब अगर हम देखें तो ये सारे ऑप्शंस जो है बहुत सिमिलर है एक दूसरे के साथ. तो हम ऐसे टाइम पे हमेशा एक बार ट्राई करके देखना चाहिए कि इधर ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है क्या. सो क्या करेंगे कि ये पॉइंट जो है, इज इट सेटिस्फाइंग ऑल ऑफ दीज इक्वेशंस, या कोई पर्टिकुलर इक्वेशंस को नहीं कर रहा सेटिस्फाई, ये हम देखेंगे. सो x माइनस 3y यानी x, सो x इज 1 एंड माइनस 10 इंटू माइनस 3 यानी दिस बिकम्स 1 प्लस 30, सो इक्वल टू माइनस 31. तो ये तो डेफिनेटली नहीं कर रहा. अब x माइनस 3y इक्वल टू 31, ये सेम है, सिर्फ ये माइनस निकाल दिया तो ये तो कर रहा है. अब अगर हम देखें x प्लस 3y, सो x इज 1 एंड 3y यानी माइनस 30, सो दिस शुड बिकम माइनस 29. सो इसलिए ये भी नहीं करेगा. एंड x प्लस 3y यानी माइनस 29 हो रहा है, बट यहाँ पे माइनस 31 दिया है, तो ये भी नहीं हो रहा. सो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, और ये ऐसे ही आंसर आ गया. जस्ट हमने देखा कि ये सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं. सो ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स देखना हमने. सो वरना बहुत सिली क्वेश्चंस में भी हम बहुत टाइम दे देते हैं. ये छोटे मोटे ट्रिक्स देख लेना. अभी ये जो क्वेश्चंस है वो थोड़े बाद में करूँगा मैं. सो क्वेश्चन 120 जो है वो थोड़ा बाद में करता हूँ मैं. पहले क्वेश्चन 121 करते हैं हम. सो हमें निकालना है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2,3,4 एंड हमें वो लाइन से डिस्टेंस निकालना है. सो हमें निकालना है द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 2,3,4 टू लाइन 4 माइनस एक्स बाई 2 इक्वल टू वाई बाई 6 इक्वल टू 1 माइनस जेड बाई 3. तो सबसे पहले तो हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर देंगे x माइनस 4 डिवाइड बाय माइनस 2 इक्वल टू वाई इक्वल टू 6 इक्वल टू जेड माइनस 1 डिवाइड बाय माइनस 3, डायरेक्शन रेशियोज का वो मेंटेन करने के लिए. अब हमें निकालना है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इस पॉइंट से. तो पिछले का मैंने आंसर नहीं दिखाया क्योंकि सॉल्यूशन नहीं दिखाया क्योंकि बहुत आसान था, बट सेम लॉजिक है, ऑप्शंस चेक करना और ये करना. अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, बट अगर आपने प्रैक्टिस की हो तो ये बहुत जल्दी भी सॉल्व कर सकते हैं, और इतने स्टेप्स जनरली लिखते नहीं हैं. मैंने अच्छे से सॉल्व किया है इसलिए बहुत सारे स्टेप्स लिखे हैं, बट आपको भी ब्रीफ में दिखाता हूँ. सो ये जो है गिवन लाइन जो है दिस इज -2 6 -3 इसके डायरेक्शन रेशियोज. अभी हम अज्यूम करेंगे कि एक पॉइंट Q है एंड दैट पॉइंट, सो हम एक अज्यूम करेंगे एक पॉइंट Q विच इज फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ दिस लाइन फ्रॉम P. ठीक है. तो ये लाइन जो है इसके ऊपर कोई भी पॉइंट जो है उसका हम पैरामीट्रिक फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं ना, x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 लैम्डा, वाई इक्वल टू 6 लैम्डा एंड z इक्वल टू 1 माइनस 3 लैम्डा. सो वो कैसे आया कि -2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, सो -2 लैम्डा, और ये 4 ऐड कर दिया, एंड सिमिलरली बाकी.
तो हम q को ऐसे लिख सकते हैं 4 - 2 लैम्डा, 6 लैम्डा एंड 1 - 3 लैम्डा। एंड हमें पता है डायरेक्शन रेशियो एंड अब हम डायरेक्शन रेशियो निकालेंगे पी क्यू का। सो पी गिवन है 2, 3, 4, तो ये सब जगह सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। सो हमें मिलेगा 2 - 2 लैम्डा, 6 लैम्डा -3 एंड -6 लैम्डा -3 एंड -3, एंड -3 लैम्डा। अब ये पी क्यू जो है ये परपेंडिकुलर हमने अज्यूम की है ना, कंसिडर की है, वैसे ही बनाई है। अब ये पी क्यू जो है हमने परपेंडिकुलर ही बनाई है इस ओरिजिनल लाइन को। सो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये जो है वो डायरेक्शन रेशियोज है इस लाइन के। सो अब ये फॉर्मूला हम अगर अप्लाई करें तो हमें इक्वेशन मिलता है -2 × 2 - 2 लैम्डा प्लस 6 × 6 लैम्डा -3 -3 × -3 लैम्डा एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें मिलता है लैम्डा इज इक्वल टू 13 डिवाइड बाय 49। अब लैम्डा की वैल्यू है हमारे, सो अब लैम्डा की वैल्यू है हमारे पास। एंड पी क्यू ये जो है, ओके यहाँ पे ए और पी मैंने शायद इंटरचेंज किया है, वो समझ जाना, बट कंसेप्ट सेम ही है। सो लैम्डा इज 13/49 पता है। एंड इसके जो डायरेक्शन रेशियोज है, अगर ये डायरेक्शन रेशियोज नहीं है, ये डायरेक्शन वेक्टर्स है, सॉरी रेशियोज नहीं है। सो ये जो डायरेक्शन वेक्टर्स है, हम अगर उसका स्क्वायर करके वो ऐड कर दे तो हमें ए पी का जो है वो लेंथ मिल जाएगा। सो हमने वही किया है यहाँ पे कि 2 - 2 लैम्डा का स्क्वायर, 6 लैम्डा -3 का स्क्वायर और -3 - 3 लैम्डा का स्क्वायर। सो वी गेट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट हमें लैम्डा की वैल्यू पहले से पता है, सो यहाँ पे हम ये सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमें ए पी स्क्वायर जो है कैलकुलेशन करने के बाद 909/49 आता है। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो 3/7 स्क्वायर रूट 101 हो जाएगा। सो ऑप्शन ए सही है। बट एज यू सॉ कि एक क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, तो मैं मीडियम टू डिफिकल्ट के बीच में ही लिखूंगा। डिफिकल्ट में पहली बार यूज़ कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा हैंड राइटिंग बहुत ही ख़राब है, बट समझ जाना प्लीज़। सो ठीक है, अब क्वेश्चन 122 देखते हैं। सो इमेज ऑफ पॉइंट 1, 6, 3 इन द लाइन x/1 इक्वल टू y - 1/2 इक्वल टू z - 2/3। तो सिंपल क्वेश्चन है, बहुत जल्दी हो जाएगा ये। तो कंसेप्ट एकदम सिमिलर है ऊपर जैसी, कि इमेज ऑफ पॉइंट ये निकालना है। तो अज्यूम करो क्यू ए बी सी पॉइंट की इमेज है हमारे। एंड डायरेक्शन एक्चुअली वेक्टर से रहना चाहिए, क्योंकि इश्यूज निकाला नहीं, वो ठीक है, वो समझ जाना उसमें। सो ये जो है इट इज A-1 B-6 एंड C-3। हमने A, B, C अज्यूम किया एंड 1, 6, 3 सब्ट्रैक्ट किया। अब पी क्यू ये जो है इट इज परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन विच इज दिस x/1 y - 1/2 एंड z - 2/3। सो हम सिंपली ये फॉर्मूला A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 वापस लगाएंगे। एंड हम जब ये सॉल्व करेंगे हमें मिलता है कि a प्लस 2b प्लस 3, हमें मिलता है a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 22। अब ये लाइन जो है इट इज़ लाइक ये पी क्यू है, ये हमारी लाइन है क्यू है। तो इसका जो मिड पॉइंट है ये वही लाइन पे लाई करेगा ना, ये वाले लाइन पे, दोनों लाइंस पे लाई कर रहा है। सो मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू जो है इट विल बी a+1/2। सिंपली दोनों का मिड पॉइंट निकाल रहा है, सो मिड पॉइंट फार्मूला से a+1/2 p+6/2 एंड c+3/2। और ये जो पॉइंट है इट बिलोंग्स टू दिस लाइन, ये जो लाइन है इसको बिलोंग करता है। सो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे अब। और यहाँ पे मैंने इसको पैरामीट्रिक फॉर्म में भी लिखा है लाइन को। सो x इज इक्वल टू टी, वाई इज इक्वल टू 2t+1 एंड z इज इक्वल टू 3t+2, इजीली सॉल्व करने के लिए। सो हमें मिलता है कि a+1/2 इज t। ये जो पैरामीट्रिक इक्वेशन है उसको सेटिस्फाई करना है। सो a+1/2 इज t, b+6/2 इज 2t+1 एंड c+3/2 इज इक्वल टू 3t+2। सो ये सॉल्व करेंगे, सो वील गेट a इज इक्वल टू 2t-1, b इज इक्वल टू 4t-4 एंड c इज इक्वल टू 6t+1। अब हमें ये इक्वेशन पता है, राइट। सो a b c की वैल्यूज हमें t के इसमें पता है एंड दिस इज इक्वल टू 22। सो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वो। सो दिस बिकम्स 2t-1 प्लस 2 × 4t-4 प्लस 3 × 6t+1 इज इक्वल टू 22। सो
बेसिकली हमें मिलता है कि t इज इक्वल टू 1 एंड अब t पता चल चुका है, सो a b c भी मालूम पड़ जाते हैं हमें. सो a इज 1, b इज 0 एंड c इज 7. सो a b c के वैल्यूज आ गए, मतलब सब हो ही गया. तो इमेज इज 1, 0, 7 बिकॉज हमने अज्यूम किया था कि a b c आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट q. इजी टू मीडियम में ही रखूंगा ये, लाइक 1 मिनट में हो जाना चाहिए, थोड़ा प्रैक्टिस किया तो आराम से हो जाता है. अब क्वेश्चन 123 में कुछ तो गड़बड़ है, कोई एरर है इसमें शायद, तो वो बाद में देखता हूँ. एंड क्वेश्चन 124 भी बाद में बताता हूँ. तो क्वेश्चन 123 में कुछ एरर है. एंड अभी हम क्वेश्चन 125 करते हैं. सो गिवन है कि फंक्शन इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स फॉर एक्स लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू 0, एंड इज 1 माइनस एक्स का मॉड फॉर एक्स ग्रेटर देन 0. तो हमें उसका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में बताना है. सो सिंपल है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए ग्राफ निकालना और काम करना. सो ई रेस टू एक्स का जो ग्राफ है वो ऐसा रहता है, एंड 1 माइनस एक्स मॉड उसका जो ग्राफ है वो ऐसा है. सो अगर हम वो दोनों को कंबाइन करें एंड हमें दिया है एक्स ग्रेटर देन 0 एंड एक्स लेस देन 0 का पार्ट. सो यहाँ पे हम अगर ये ग्राफ बना दे, दूसरा जो है सुपर इम्पोज कर दे, तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा और ये पार्ट निकल जाएगा. सो ये ग्राफ जो है ऐसा बन गया. एंड ग्राफ में वी कैन इजीली सी कि x इज इक्वल टू 0 पे या 1 पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि दोनों साइड से अलग अलग स्लोप्स है, बट कंटिन्यूस है, दोनों साइड से एक ही जगह पे आ रहे हैं. सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0. सो एकदम इजी क्वेश्चन, आधे मिनट के अंदर ही हो जाना चाहिए. एंड ये डिफरेंशिएबिलिटी के लाइक 15 में से 10 या 12 क्वेश्चन बहुत आसान रखते हैं, एक दो मीडियम रखते हैं और एक बहुत ही मुश्किल रखते हैं, तो वो स्किप भी हुआ तो चल जाता है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ फंक्शन गोइंग फ्रॉम r टू r satisfies the equation f x plus y is f of x plus f of y for all x y, then find out whether f of x is continuous at x is equal to 0 or not. तो सिंपल और सीधा क्वेश्चन है. ये सॉल्व करने की भी एक्चुअली दो तरीके हैं, सो मैंने वो दोनों दिखाए हैं इसमें. सो ये वो बुकिश मेथड है कि आप लिमिट लो, ये करो वो करो, बट आई विल एक्चुअली प्रिफर डूइंग इट दिस वे. सो अभी अगर हम देखें, सो एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ वाई, तो ये जो है इसका फॉर्म है वाई इक्वल टू एम एक्स. सो इफ यू सी दिस बिकम्स, अगर हम देखें तो एम एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू, और यहाँ पे है ये एम एक्स और एम आई, सो और यहाँ पे है ये एम एक्स एंड एम वाई. सो ये जो है वाई इक्वल टू एम एक्स, ये इस फॉर्म का है. सो अगर हम और y इक्वल टू एम एक्स जो है वो लाइन है ना बेसिकली. सो अगर हम देखें तो लाइन इज कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स ना. सो एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस फॉर ऑल एक्स, ये हमें डायरेक्टली मिल जाता है. सो हमने एक इसी का जो है ये जो कंडीशन है उसका एक स्पेशल केस लिया, वो कॉशी इक्वेशंस करके जो होता है वो यूज किया, एंड उससे हमें डायरेक्टली आंसर मिल जाता है, तो ज़्यादा सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. नहीं तो वो लिमिट लो और वो करो, टाइम वेस्ट कर दोगे और कुछ नहीं. सो अब क्वेश्चन 127 देखते हैं. सो हमें f0 की वैल्यू निकालनी है सच दैट फंक्शन f ऑफ x 2x माइनस साइन इनवर्स x डिवाइड बाय 2x प्लस tan इनवर्स ऑफ x इज कंटिन्यूस एट ईच पॉइंट इन द डोमेन. ठीक है, सो इजी क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल नहीं है ये भी. अब कंटिन्यूस जो है कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम जो है मेनली x इज इक्वल टू 0 पे आएगा. सो मेनली उधर ही आएगा. सो कंटिन्यूटी का जो प्रॉब्लम है वो मेनली x इज इक्वल टू 0 का आएगा. tan इनवर्स ऑफ x के लिए भी अलग पाई बाय 2 वगैरह आएंगे, बट वो अभी इग्नोर कर दे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वैल्यू ऑफ f0 ही पूछा है. सो f0 इज बेसिकली लिमिट f ऑफ x एक्सटेंड्स टू 0 ना, कंटिन्यूस है इसलिए. तो दिस इज 2x माइनस साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाय 2x प्लस tan इनवर्स ऑफ x. अब x अगर हम ऊपर और नीचे अब x से हम अगर ऊपर और नीचे डिवाइड कर दे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, सो ये x हट जाएगा और यहाँ पे x आ जाएगा. सो 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ x बाय x, और यहाँ आ जाएगा 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ x बाय x. अब हमें जो लिमिट
का ये पता है कि लिमिट ऑफ a बाई बी इज लिमिट ऑफ a डिवाइड बाई लिमिट ऑफ b। सो अगर हम वो यूज़ करें और हमें ये भी पता है कि साइन इनवर्स ऑफ x बाय x एंड tan इनवर्स ऑफ x बाय x, इन दोनों का लिमिट एज x टेंड्स टू 0 1 होता है। तो ये सिंपली हो जाएगा 2 माइनस 1 होता है 1। सो ये सिंपली हो जाएगा 2 माइनस 1 और ये हो जाएगा 2 प्लस 1 यानी 1/3। सो आंसर 1/3। ये भी एकदम इजी क्वेश्चन है। निकालना मुश्किल है ई। मैं बाद में एक लिस्ट अपलोड कर दूंगा, यानी EMDO ढंग से मार्क किया हो, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली मार्क नहीं हुआ है। तो मैं एक बाद में लिस्ट अपलोड कर दूंगा अच्छे से लिख के। सो अभी क्वेश्चन 128 देखते हैं। कंसिडर द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू ये ग्रेटेस्ट जी आई एफ एक्स, एंड हमें 0 to 2 के बीच में देखना है। एंड हमें कहाँ पे एंड हमें देखना है कि हम कहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते कहाँ नहीं। सो अभी इसका डायग्राम ही काफ़ी है। मैंने ये एक जानबूझ के एक एक्स्ट्रा पार्ट निकाला है, वो बाद में बताता हूँ। बेसिकली x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 के बीच जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो अगर कोई नंबर x है तो x से जो थोड़ा सा तो ग्रेटेस्ट, तो पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है वो देखता है। सो बेसिकली एक नंबर है लेट्स से 1.5, तो 1.5 के नीचे का जो सबसे बड़ा इंटीजर है विच इज 1, तो ग्रेटेस्ट लेट्स से 1.5, तो 1.5 के जो सबसे नीचे वाला इंटीजर है उसको लेट्स से 1.5, तो 1.5 के तो लेट्स से 1.5, तो 1.5 के नीचे वाला सब, सो 1, सो लेट्स से 1.5, 1.5 से कम बट सबसे बड़ा इंटीजर, यानी इस केस में 1, मतलब 0 माइनस 1 वो सब भी 1.5 से कम है बट 1 उन सब में बड़ा है। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या करता है कि तुम्हारा जो नंबर है उसके पास वाला और उससे कम जो इंटीजर है उसको वो असाइन करता है। सो आउटपुट वो देता है। सो यहाँ पे x इक्वल टू 0 to 1 में 0.3, 0.5, 0.7, इन सब केसेस में जो इंटीजर जो उन वैल्यूज से कम है बट हाईएस्ट है, वो सारे जो वैल्यूज है उनमें से कम बट हाईएस्ट है उन सब इंटीजर्स में जो उस वैल्यू से कम है, तो उसको असाइन करता है। तो ये सब जगह पे x इक्वल टू 0 to 1 में ये इसकी वैल्यू 0 है। सिमिलरली x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 2 में ये 1 आएगी, एंड x इक्वल टू -1 से x इक्वल टू 0 में ये -1 आएगी। सो ग्राफ में से इजीली दिख रहा है कि यहाँ पे कंटिन्यूटी का ही प्रॉब्लम है, तो डिफरेंशिएट तो हो ही नहीं सकता। सो f इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ये एक ही ऑप्शन है जो सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ। सो इजी क्वेश्चन था ये भी। अब क्वेश्चन 129। सो लेट f ऑफ x इज इक्वल टू -2x क्यूब प्लस 21x स्क्वायर माइनस 60x प्लस 41। तो पता करना है कि f ऑफ x कहाँ डिक्रीज हो रहा है। ये एकदम स्टैंडर्ड और इजी क्वेश्चन है। सो क्विकली दिखा देता हूँ कि f ऑफ x ये दिया है। सो f डैश ऑफ x विल बी -6x स्क्वायर प्लस 42x माइनस 60। ये सब डिफरेंशिएट किया तो ये मिल जाएगा। एंड ये सब केसेस में आप डबल डिफरेंशिएट और ये सब केसेस में डबल डिफरेंशिएट करना, ये सब करना, वो सब कुछ करना और ये सब केसेस में डबल डिफरेंशिएशन वगैरह कुछ सोचना नहीं, हमें सीधा 1 2 वगैरह ये सब दिया हुआ है। सो हम फॉर एग्जांपल अगर कंसिडर करें कि माइनस इन्फिनिटी टू 2, ये अगर ये देखें, सो अगर हम f डैश ऑफ 1 निकालें, so this becomes -6 plus 42 minus 60, so -66 plus 42, so basically वो less than 0 है। so decreasing है ये तो पक्का हो गया है, बट अब 1 तक, बट अब 1 तक डिक्रीजिंग है या 2 तक वो देखना है। सो अब हम 1.5 सब्सटीट्यूट करके देखते हैं यहाँ पे। सो दिस बिकम्स -6 into 2.25 plus 42 into 1.5 minus 60, यानी -13.5 प्लस 63 माइनस 60, या बेसिकली लेस देन 0 है ये भी। सो डिक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू 1.5 भी है।
एंड ऑप्शंस में से 2 नहीं तो 1 यही दिया है, सो लॉजिकली आंसर यही आएगा बी, डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी टू 2। क्या इसको एक और तरीके से कर सकते हो आप कि एफ डैश ऑफ 1 निकाला आपने, वो लेस देन 0 है, और एफ डैश ऑफ 1.5 निकालने के बजाय आपने अगर एफ डैश ऑफ 2 निकाला, तो एफ डैश ऑफ 2 इस केस में जो आता है वो 0 आता है। सो अगर आप देखो कि डेरिवेटिव जो है उसका वैल्यू जो है बढ़ रहा है, सो दिख रहा है कि डिक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू 1.5, एंड अब ऑप्शन हम अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। सो हमें मिल जाएगा कि एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग इन माइनस इन्फिनिटी, तो ये आ गया। अब क्वेश्चन 130 देखते हैं कि इट इज सेड कि रोल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स इन द इंटरवल -1 to 1 बिकॉज। सो पहले पता होना चाहिए कि रोल्स थ्योरम क्या है। सो अगर एक फंक्शन है ए से बी एंड गोइंग टू आर, and it is given ki f is continuous on closed intervals a to b and differentiable on open intervals a to b, and it is also given ki f of a is equal to f of b, then there exists a c belonging to this interval such that कि f dash of c जो है वो 0 हो। तो यहाँ पे जो फंक्शन दिया है f of x इज इक्वल टू मॉड x, तो क्लियरली दिख रहा है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं रहेगा बिकॉज दो अलग अलग स्लोप्स है। बट जो कंडीशन डिफाई हो रही है यहाँ पे वो देखना है हमें। सो रोल्स थ्योरम क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है वो देख। सो ग्राफ में क्लियरली दिख रहा है कि डिफरेंशिएबल नहीं है बिकॉज दो अलग अलग स्लोप्स है, दो अलग अलग साइड्स है, बट कंटिन्यूस है। सो ये जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, एंड डिफरेंशिएबल नहीं है तो रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं रहेगा। एंड सो अभी ये जो पॉइंट है यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा बिकॉज डिफरेंशिएबल है ही, प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ आ रहा है। सो एफ डैश ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज आवर आंसर हियर, क्योंकि वहाँ एक ही जगह प्रॉब्लम आ रहा है, बाकी सब जगह डिफरेंशिएट भी कर पा रहे हो आप। अब क्वेश्चन 131, सो इफ द कर्व y इक्वल टू a रेज टू x एंड y इक्वल टू b रेज टू x इंटरसेक्ट एट एन एंगल अल्फा, देन tan अल्फा निकालना है। अभी ऐसे केसेस में जनरली tan अल्फा है, राइट। सो ये ऑप्शंस कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द टाइम्स ये माइनस जहाँ ऊपर होता है बिकॉज m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2, ये फॉर्मूला जनरली वही चल जाता है, एंड ये वेरिएबल्स में है। सो ए नहीं तो बी में से ही जनरली ऑप्शन रहता है मोस्ट ऑफ द केसेस। मतलब अगर इमेजिनरी वगैरह आए तो सीन अलग हो जाएगा, बट स्टिल। सो क्वेश्चन 131, if the curve y equal to a raised to x and y equal to b raised to x intersect at an angle, then tan alpha is equal to। so सिंपल है, हमें सिर्फ स्लोप्स निकालने हैं। सो बेसिकली क्या है कि y इक्वल टू a रेज टू x एंड y इक्वल टू b रेज टू x इंटरसेक्ट हो रहा है। सो वो इंटरसेक्ट एक ही जगह पे हो सकता है, एंड दैट इज 0,1, क्योंकि a एंड b अलग है, सो वही होंगे। तो अब हमें tan अल्फा जो है डिटरमाइन करना है, एंड वो जो रहे tan अल्फा, ये एंगल अल्फा जो रहेगा इट विल बी बिटवीन दोज टू स्लोप, यानी एंगल अल्फा जो रहेगा वो दोनों टैंजेंट्स के बीच में रहेंगे, एंड ये जो टैंजेंट्स है वो इंटरसेक्शन यानी 0,1 के यहाँ रहेंगे। सो जो फॉर्मूला है हमारा tan अल्फा वो है m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2, सिंपल है। तो अभी हमें दिया है कि, सो हमें बेसिकली अब दोनों फंक्शंस दिए, तो सिंपली डिफरेंशिएट करो एंड m1 m2 निकालो। सो m1 is dy by dx and y is a raised to x, so this becomes a raised to x log a, so this becomes a raised to x log a, and 0,1 है पॉइंट, सो a raised to x ये a raised to 0 हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा, तो बचा सिर्फ log a। सिमिलरली m2 जो है वो log b हो जाएगा, एंड यहाँ पे हम रिप्लेस कर दे वो, सो दिस बिकम्स tan अल्फा इज log a माइनस log b डिवाइड बाय 1 प्लस log a log b। सो सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये सारे जो है
एक मिनट लेना। अब क्वेश्चन 132 देखते हैं। सो दिया है एक्सप्रेशन 0 to n, हाँ ठीक है, 0 to n ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x dx, एंड उसको डिवाइड किया है 0 to n फ्रैक्शनल पार्ट x dx। सो x, दिस मॉड के बीच में जो x है वो इंटीग्रल है, एंड जो कर्ली ब्रेसेस के बीच में है वो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। सो हमें इसकी वैल्यू डिटरमाइन करनी है। सो पहले हम है ना उसका ग्राफ देखते हैं। सो इंटीग्रल का तो मैंने पहले ही दिखाया, ग्राफ ऐसा 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 एंड ऐसा ऐसा रहेगा। बट फ्रैक्शनल पार्ट जो है उसका मतलब 0 to 1 के बीच में, 1 to 2 के बीच में, और फ्रैक्शनल पार्ट का जो ग्राफ रहेगा, सो उसकी वैल्यू जो है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन की, इट इज़ ऑलवेज बिटवीन 0 and 1। सो आप 1 से 2 इंटरवल लो, या -1 से माइनस, सो -1 से 0 लो, या कोई भी इंटरवल लो, उसका जो वैल्यू है वो 0 से 1 में ही जाएगा। सो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक उतना ही करेगा ये यहाँ पे नहीं आएगा, ये यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे होल रहेगा, एंड यहाँ पे फुल सर्कल रह के यहाँ पे वापस होल रहेगा, ऐसा रहेगा वो। सो ये है और ये ट्रायंगल है, एंड दिस इज अलोंग लाइन x इज इक्वल टू वाई। सिंपली इसका जो एरिया रहेगा वो हाफ रहेगा हर ऐसे पार्ट का। सो हर ऐसे पार्ट का सो ये एक तो रिपीटिंग फंक्शन है, राइट। सो हर पार्ट का एरिया जो रहेगा उसका वो हाफ रहेगा, एंड ये सब जगह रिपीट हो रहा है ना, पीरियोडिक फंक्शन है। सो हम इसको लिख सकते हैं कि 0 to n x dx है। सो 0 to n x करली सो 0 to n फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑफ x dx, तो हम उसको n टाइम्स इसी एरिया को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो n बाहर ले लिया, एंड 0 to 1 का जो इंटरवल है उसका एरिया निकाला। तो 0 to 1 वो जो इंटरवल है उसमें का एरिया निकाला, एंड इसका एरिया हाफ है, एंड ये n टाइम्स हमें लेना है। सो n इंटू हाफ, सो इट बिकम्स n/2। सो इस पार्ट का जो है वैल्यू, इस पार्ट का, नीचे वाले पार्ट का, उसका है n/2। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में इतना इजी नहीं है, क्योंकि y की वैल्यू भी चेंज हो रही है। वाइल यहाँ पे एक पीरियोडिक फंक्शन है वो, जहाँ y की वैल्यू उस इंटरवल्स में रिपीट होती है। तो अभी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए हम एक अलग अप्रोच देखेंगे कि अभी अगर 0 to 1 इंटरवल में हम देखें तो उसकी वैल्यू 0 है y की, एंड अगर वही हम 1 to 2 में देखें तो y की वैल्यू 1 है। सो इसके नीचे का जो एरिया है इट इज़ 1 into 1, सो 1। अब 2 into 3 देखें तो इसका ये 2 है हाइट, बट ये 1 है। सो इसका एरिया 2 into 1 2 है, एंड सो ऑन। सो मतलब 0 1 2 3, तो मतलब 0 1 2 3 ऐसा जाएगा, एंड हमने n टर्म्स लिए है इसलिए n-1 तक जाएगा। तो सिंपल AP है हमारे पास, a इज इक्वल टू 0, d इक्वल टू 1, n टर्म। सो इसका जो वैल्यू रहेगा n इंटू n-1/2 रहेगा। अलग अप्रोच आप ऐसे भी ले सकते हो कि आपने 1 to n का जो सीरीज लिया वो पकड़ा, तो उसका सम आता है n इंटू n+1/2, एंड फिर वो n जो है उसको आपने सब्ट्रैक्ट किया, n वो जो n है उसको आपने 0 कन्वर्ट कर दिया। सो इस सम में से आपने n सब्ट्रैक्ट कर देना। सो दिस बिकम्स n इंटू n-1/2। सो इधर वैसे आप सम ऑफ AP ला सकते हो, एंड सम ऑफ AP आ गया तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया। सो ये जो एरियाज, सो ये जो सम ऑफ AP है बेसिकली ये सम ऑफ एरियाज है ना। सो यहाँ पे इसकी वैल्यू है n इंटू n-1/2, एंड इसकी हमने पहले निकाली विच इज n/2। तो सिंपली दिस बिकम्स n-1। सो ऑप्शन डी n-1 इज करेक्ट, एंड ये भी इतना कुछ खास क्वेश्चन नहीं था, इजी था। दिखने में थोड़ा डेंजरस लग सकता है बट इजी ये सारे क्वेश्चंस। सो अभी नेक्स्ट दिखते हैं क्वेश्चन 133। ये एक अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली, इतना आसान नहीं जितना दिखता है। So f of x is x plus sin 2x and f dash of x is 1 plus 2 cos 2, differentiate करके, and first derivative test says कि f dash x is equal to 0
फॉर मिनिमम और मैक्सिमम जो केसेस है तो वो, सो 1 + 2 cos 2x इज इक्वल टू 0, मतलब cos 2x इज -½ और वी कैन से कि 2x इज 2n पाई प्लस और माइनस 2π/3। तो हम उसको और सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा, तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस और माइनस π/3। सो हमें ये दिया है कि x टेक्स वैल्यूज फ्रॉम 0 to π, वो दोनों इंक्लूसिव, सो x will take these values as well as 0 to 2π, so ये 0 to 2π and n pi plus minus π/3, so π/3, so n is equal to 0, so n equal to 1 लिया तो 2π/3, n equal to 2 लिया तो 2, और n equal to 2 लिया तो 4π/3 and so on। एंड यहाँ पे एक दो टर्म शायद मिस भी हो गए, पर ठीक है, अभी बिकॉज हमें मैक्सिमाइज करना है ना, एंड x और sin to x के कंपैरिजन में x ऑलवेज, x हमेशा ज़्यादा बढ़ता है, राइट। सो अभी अगर हम इनके वैल्यूज देखें, सो f(0) इज 0, f(2π/3) इज दिस वैल्यू, f(4π/3) इज दिस वैल्यू, 5π/3 के लिए ये वैल्यू है, एंड सो ऑन। एंड अगर हम f2π का देखें, सो उसका वैल्यू 2π है, एंड बाकी सबके कंपैरिजन में वो हाईएस्ट है, सो f(2π) इज इक्वल टू 2π, तो वो आंसर रहेगा f(2π) इज इक्वल टू 2π। सो f(2π) का हाईएस्ट वैल्यू है, सो 2π के लिए हाईएस्ट वैल्यू हमें मिल रही है। सो एक इजी अप्रोच उसके लिए ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस के लिए इजी अप्रोच ऐसा है कि x दिया है, sin to x दिया है, आपको पता है कि x ज़्यादा ज़्यादा जल्दी बढ़ता है कंपेयर टू sin to x। तो ऐसे केसेस में अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो वो हायर एक्स के लिए रहेगी, एंड मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो लोअर एक्स के लिए रहेगी। सो इतना एक्चुअली करने के लिए आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सिंपली यहाँ पे अलग अलग एक्स के हाई वैल्यूज ट्राई करके देखो, इस क्वेश्चन में 3-4 वैल्यूज ट्राई करके देखो, एंड आपको मिल जाएगा कि 2π इज द हाईएस्ट। सो इतना ये नहीं, इजी क्वेश्चन है ये भी, लेकिन अगर आप सब डिफ्रेंशिएट करो एंड ये करो, थोड़ा टाइम लग सकता है, तो थोड़ा ट्रिक्स से सॉल्व करना है, नहीं जल्दी हो जाता है। अब निकालना है एरिया अंडर द कर्व y is equal to mod of cos x minus sin x in the region 0 to π/2 and it should be above x axis। ठीक है, सो ये मैंने ग्राफ बनाया है, cos x ऐसा जाएगा, sin x ऐसा जाएगा, ठीक है, एंड π/2 यहाँ पे है, एंड यहाँ पे π/4 है, जहाँ जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। सो ये जो शेडेड एरिया है हमें वो फाइंड आउट करना है, ये शेडेड पार्ट का जो एरिया है, बट ये पार्ट और ये पार्ट सेम सेम है ना, बिकॉज दोनों कर्व सिमेट्रिक है, वो दिख नहीं रहे, वो बात अलग है, मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, बट स्टिल सो सिमेट्रिक है ये पार्ट। एंड सो अगर हमने एक ही पार्ट का एरिया निकाला और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो हमारा काम हो जाएगा। सो सिंपली ये जो पार्ट है हमें उसका एरिया निकालना है, सो 0 to π/2 cos mod of cos x minus sin x dx, तो मैंने वो दो बाहर निकाल लिया, एंड सो 0 to π/4 mod of cos x minus sin x, बट cos x इज ऑलवेज ग्रेटर देन sin x π/4 तक, 0 to π/4 के इंटरवल में, सो मॉड निकल जाता है, एंड हमें बस सिर्फ अब इंटीग्रेट करना है cos x minus sin x, तो इसका आ जाएगा sin x एंड इसका आ जाएगा cos x, बिकॉज cos x का डिफरेंशिएशन इज माइनस sin x। सो सिंपल है, 2 sin x plus cos x π/4 0, सब्सटीट्यूट करो, ये मिलेगा, ये √2 हो जाएगा, √2 - 1, सो 2 √2 - 2 हो जाएगा, ऑप्शन भी दिया है, सो 2 √2 - 2, ये भी इजी टू मॉडरेट। अगर आपने ट्रिक्स से सॉल्व नहीं किया, थोड़ा जजमेंट लेके सॉल्व नहीं किया, तो टाइम लग सकता है, ये मॉडरेट है। एंड क्वेश्चन 135 देखते हैं। सो solution of dy/dx is cos x plus y plus sin x plus y। so ऐसे केसेस में जनरली x plus y इक्वल टू t ऐसे सब्स्टिट्यूशन कर देना, उससे काम इजीली हो जाता है। सो लेट x plus y इक्वल टू t, सो लेट x plus y इक्वल टू t, एंड अब डिफरेंशिएट करेंगे ये इसको विद रिस्पेक्ट टू x। सो
ये 1 हो जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। सो अब हम dy बाई डी एक्स को और dt बाई डी एक्स को इंटर कन्वर्ट कर पाएंगे। So dt by dx is 1 plus dy by dx. So dt by dx is 1 plus cos t plus sin t. And 1 plus cos t is simply 2 cos square t by 2. And sin t is 2 sin t by 2 cos t by 2. So यहाँ से 2 cos t by 2 कॉमन निकालना, तो बचा sin t by 2 plus cos t by 2। ये sin t by 2 यहाँ से आया, cos t by 2 यहाँ से आया। एंड अब अगर हम देखें तो क्वेश्चन पूछा है, ऑप्शंस जो दिए हैं क्वेश्चन में वो tan के फॉर्म में है। सो हम क्या करेंगे कि एक और cos t by 2 यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे। एंड सो दिस बिकम्स 2 cos t by 2 का यही 2 cos square t by 2 कर लेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, एंड ये sin t by 2 becomes tan t by 2 एंड दिस बिकम्स 1। सो हमें जो इक्वेशन फॉर्म है वो dt by dx इज इक्वल टू 2 cos square t by 2 इंटू 1 प्लस tan t by 2। बट cos square t by 2 को हम sec square t by 2 लिख सकते हैं, एंड sec square t by 2 डिवाइड बाय 2 इंटू 1 प्लस tan t by 2 dt इज इक्वल टू इंटीग्रल dx, इंटीग्रल ऑफ दिस इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ दिस। सो ये इजीली मिल जाता है। एंड tan t by 2 का जो डिफरेंशिएशन है, दिस इज हाफ sec square t by 2। सो हमें सारे टर्म्स मिल चुके हैं, सिंपली इंटीग्रेट करेंगे, दिस बिकम्स log 1 प्लस tan t by 2, एंड यहाँ पे x और एक कांस्टेंट c आ जाएगा। सो log 1 प्लस tan t by 2 इज x प्लस c, एंड इजीली हो गया ये क्वेश्चन। सो ये भी हो गया, ये भी इजी क्वेश्चन है। सिर्फ ये ध्यान रखना कि इसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है t के साथ, एंड उतना किया कि हो जाएगा। अब ये सबसे आसान क्वेश्चंस में से एक है, एरिया इनक्लोज बाय कर्व y इक्वल टू एक्स क्यूब एंड y इक्वल टू रूट एक्स। अगर गलती से जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो बहुत कैलकुलेशन इंटेंसिव करके मिलने वाला हो तो मुश्किल होता है, नहीं तो अदरवाइज लगभग हर व्यक्ति इसको इजीली बना लेता है। सो सिंपल है, एक फॉर्मूला लगाना है। सो फॉर्मूला इज एरिया बिटवीन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स। सो ए टू बी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, और इसका मॉड लेना है एरिया के लिए, मॉड लेना है एरिया के लिए। सो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब एंड जी ऑफ एक्स इज रूट एक्स। सो सिंपली सॉल्व करते हैं, एरिया इज मॉड 0 to 1 एक्स क्यूब माइनस रूट एक्स। 0 to 1 इसलिए क्योंकि दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट्स ये है, ग्राफ से भी देख सकते हैं, नहीं तो क्विकली आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, एक्स क्यूब रूट एक्स है तो उसमें कुछ टाइम नहीं लगता। एंड अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ पे मैंने इंटरसेक्शन पॉइंट्स का बताया है जस्ट इन केस। अब हम उसको इंटीग्रेट करेंगे, सो एक एक्स क्यूब का जो बन जाएगा, इट विल बी एक्स 4/4 एंड इट विल बी एक्स 4/4 एंड स्क्वायर रूट एक्स विल बी 2/3 एक्स रेज टू 3/2। तो अब सिंपल है, सिर्फ 0 1 सब्स्टिट्यूट करो, यू गेट दिस माइनस 5/12, उसका मॉड लो 5/12 एंड वी आर डन। सो इजीली आंसर आ जाता है, कुछ नहीं, ये 15 से 20 सेकंड का सवाल है। अगर इजी क्वेश्चन हो, थोड़ा मुश्किल हो तो थोड़ा टाइम लग सकता है, बट देख लो इतना मुश्किल नहीं है ये। अब क्वेश्चन 137 देखते हैं, इजी में लिखता हूँ मैं ये भी। क्वेश्चन 137 देखते हैं। सो निकालना है ये कि लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी an माइनस 1 प्लस एन स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एन इक्वल टू बी दिया है, एंड a इज अ फाइनाइट नंबर, b इज फाइनाइट। तो इनमें से कौन से ऑप्शन सही है ये बताना है। सो लेट्स सी, सिंपल क्वेश्चन है, लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी an माइनस 1 प्लस एन स्क्वायर इंटू डिवाइड बाई 1 प्लस एन। सो 1 प्लस एन यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, सो an एंड an स्क्वायर, एंड दिस इज माइनस 1 माइनस एन स्क्वायर। सो यहाँ पे एन स्क्वायर बाहर निकालेंगे, सो एन स्क्वायर के लिए एक ये है और ये एक टर्म है, सो एन स्क्वायर इंटू a-1 एंड ए एन यहाँ पे एक है प्लस ए एन और ये -1, और उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 1 प्लस एन, सो 1 प्लस एन से। सो दिस बिकम्स लिमिट एन स्क्वायर इंटू a-1 प्लस ए एन -1 एंड डिवाइड दैट बाय 1 प्लस एन। अब अगर ए इज नॉट इक्वल टू 1 तो यहाँ पे ये एन स्क्वायर टर्म रह जाएगा, एंड जब हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट लेते हैं, एंड जब हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिमिट लेता है तो ये जो पार्ट है ये सब स्किप हो जाता है,
ये सब हम इग्नोर कर देते हैं, ये जो है ना ये भी इग्नोर कर देते हैं। सो बचा n² n which is n and n is infinity in this case. So ये नेग्लेक्ट कर देते हैं हम। सो लिमिट n टेंड्स टू infinity n² n एंड बेसिकली विच इज लिमिट n, एंड लिमिट n मतलब इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने b फाइनाइट अज्यूम किया है, बट यहाँ पे हमने b इज फाइनाइट ऐसा अज्यूम किया है क्योंकि ऑप्शन से भी वही पता चलता है। सो अब b फाइनाइट रहने के लिए n² का जो कोएफिशिएंट है वो 0 होना चाहिए। तो मतलब a इक्वल टू 1 तो वहाँ से आ तो मतलब a इक्वल टू 1 वहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अब a इक्वल टू 1 अगर आ गया तो सिंपल है, ये तो टर्म निकल जाएगी एंड an-1, सो दिस बिकम्स n-1। ठीक है, बट अगर हम इसकी लिमिट देखें n टेंड्स टू इन्फिनिटी तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो n/n यानी 1 बचेगा। बट दिस इज गिवन कि दिस इक्वल्स टू b, सो हेंस b इज इक्वल टू 1 हमें मिल जाता है, इजीली मिल जाता है। इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता ये भी। तो ये जितने क्वेश्चंस है, लाइक अगर आप देखें सो लाइक ये 3-4 बोलो, ये 2-4, ये 3-4 यहाँ बोलो और 2-3 बोलो, ये सब बहुत इजी क्वेश्चंस है। तो इनको लाइक 15 से 30 सेकंड में जनरली लगता है, 15 से 30 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। एंड आप जितने ऐसे क्वेश्चंस क्विकली सॉल्व करोगे उतना आपको मीडियम और हार्ड क्वेश्चंस या लेंदी क्वेश्चंस के लिए टाइम मिलेगा। सो इजी क्वेश्चंस में बहुत टाइम स्पेंड नहीं करना, क्विकली सॉल्व करना एंड एक बार गो थ्रू कर लेना कि आपका आंसर सही है या नहीं। ठीक है, सो अब क्वेश्चन 138 देखते हैं कि if papers of 4 students can be checked by any of the 7 teachers, then the probability that all 4 papers are checked by exactly 2 teachers is equal to। तो ठीक है, अभी टोटल जो प्रोबेबिलिटी है हर, सो हम ऐसे देखते हैं कि हर स्टूडेंट का जो पेपर है वो 7 में से कोई भी टीचर के पास जा सकता है। सो 7 × 7 × 7 × 7 2 दिख रहा है, ठीक है मैं इस पे ही दिखाता हूँ। तो बेसिकली हर पेपर जो है वो 7 अलग अलग टीचर्स के पास जा सकता है, यानी हर पेपर के पास 7 अलग अलग वेज है। सो 7 × 7 × 7 × 7 यानी 7⁴, बिकॉज हमारे पास 4 बच्चे हैं। ठीक है, सो 7⁴ टोटल वेज हुआ है। अब गिवन ये है कि प्रोबेबिलिटी दैट इज एग्जैक्टली अब गिवन ये है कि अब निकालना ये है प्रोबेबिलिटी फॉर दोज पेपर्स बीइंग चेक बाय एग्जैक्टली 2 टीचर्स, यानी ऐसा भी नहीं चलेगा कि सिर्फ एक सब चेक कर ले, ये भी नहीं चलेगा कि बाकी टीचर्स भी कंट्रीब्यूट करें। हम 7 में से 2 सिलेक्ट हम 7 में से 2 टीचर सिलेक्ट करेंगे। 7 चूज टू ये आ गया। एंड अब हर पेपर के पास 2 चॉइसेस है, हर पेपर के पास 2 चॉइसेस है वो। एंड अब हर पेपर दोनों में से कोई भी टीचर के पास जा सकता है, ए के पास भी जा सकता है, टीचर बी के पास भी जा सकता है। सो इन अ वे ऐसा बोलना है, सो इन अ वे ऐसा बोल सकता हूँ कि हर पेपर के पास चेक होने के लिए 2 ऑप्शन है। इधर ए के पास या बी के पास। 2 और ऐसे 4 पेपर है। 2 × 2 × 2 × 2 यानी 2⁴। बट एक कैच इसमें ऐसा है, जो पहले भी मैंने बोला कि सारे पेपर एक ही टीचर करेक्ट नहीं कर सकता। तो ये 2 केसेस हम सो ये 2 केसेस जो है कि सारे पेपर जो है वो टीचर ए ने करेक्ट किए या सारे पेपर जो है वो टीचर बी ने करेक्ट किए, वो हमें निकालने पड़ेंगे। ये 2 केसेस हम रिमूव कर देंगे। तो बचा 2⁴ - 2 यानी ये कितना हुआ, 30 हुआ। नहीं 30 नहीं, सॉरी 14 हुआ। 14 हुआ। सो अब तो सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन है कि 7 चूज 2 × 2⁴ मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम इसका। एंड डिवाइड दैट बाय 7⁴। 7 चूज 2 यानी 7 × 6 डिवाइड बाय 2 यानी 7 × 3 एंड यहाँ पे 14 है। 7 × 3 × 7 × 2 यानी ये 7² यहाँ कट हो जाएगा, 2 × 3 6 आ जाएगा और ये 49 आ जाएगा, 49 बचेगा। 6/49 आंसर आ गया। इजी क्वेश्चन है ये, बट इसमें थोड़ा सा ध्यान से करना, नहीं तो जनरली इजी टू मिड में ही, क्योंकि जनरली कभी कभी क्वेश्चन थोड़े अलग आ जाते हैं। हम सोचते कुछ और है और वो क्वेश्चन में
क्वेश्चन का मीनिंग कुछ और होता है, सो थोड़ा ध्यान से करना। अब क्वेश्चन 139 देखते हैं। अभी हाइपरबोला वगैरह ये जो पार्ट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, जनरली क्वेश्चंस लंबे ही आते हैं। तो इनका अगर आप बहुत श्योर हो, बहुत स्ट्रांग हो, बहुत प्रैक्टिस की है, तो ही जनरली अटेम्प्ट पहले करना, नहीं तो उसको बाद में के लिए अगर आप बचा के रखते हो हार्ड क्वेश्चंस को, तो बचा के रखना। सो इफ इक्वेशन ऑफ द सो अब दिया है कि if equation 10x minus 5 square plus 10y minus 4 square is equal to lambda square into 3x plus 4y minus 1 ka square, and this represents a hyperbola, then find out uh, how lambda will, then find out what will be the conditions on lambda. So if you see हम ये अगर हम देखें तो ये 10 जो है यानी 100 जो है हम बाहर निकाल सकते हैं यहाँ से, एंड यहाँ पे भी इसका जो तो इफ यू सी यहाँ जो 10 यानी 100 जो है यहाँ, वो हम बाहर निकाल सकते हैं। सो यहाँ से हमने यहाँ पे 100 डिवाइड किया हमने दोनों साइड्स। सो यहाँ पे बाहर से हमने 100 से डिवाइड किया, सो दिस बिकम्स, यहाँ अंदर 10 जाएगा, सो x माइनस हाफ का स्क्वायर प्लस y माइनस 2/5 का स्क्वायर। एंड यहाँ पे इफ यू सी इसका जो मॉड है वो 5 रहेगा, 3x4y है इसलिए 5 रहेगा। सो हम यहाँ पे अंदर इसको हम 25 से डिवाइड कर लेंगे, यानी अंदर 5 आ जाएगा एंड बाहर 4 रहने देंगे। सो लैम्डा स्क्वायर बाय 4 एंड दिस इज 3x प्लस 4y माइनस 1/5 का स्क्वायर। तो अगर हम इसको ध्यान से देखा है और इसका स्क्वायर रूट निकाला है, सो दिस इज स्क्वायर रूट x माइनस हाफ स्क्वायर प्लस y माइनस 2/5 स्क्वायर, एंड दिस इज 3x प्लस 4y माइनस 1/5 का मॉड is equal to lambda by 2 का mod. So this is of the form sp equal to pm, because ये जो है इसको हम s के कोऑर्डिनेट्स बोल देंगे and pm यानी distance from that line, so sp by pm. So this becomes, एक मिनट, ठीक है बच गया। So this becomes so this corresponds to e now because of this being in the form sp by pm. तो ये लैम्डा बाय 2 एंड ई करस्पॉन्डिंग फॉर्म्स में है अब, लेकिन हमें पता है कि हर हाइपरबोला के लिए ई इज ग्रेटर देन 1, सो सिंपली लैम्डा बाय 2 इज ग्रेटर देन 1 कंडीशन, या वी कैन से मॉड ऑफ लैम्डा इज ग्रेटर देन 2, मतलब लैम्डा इज इधर लेस देन -2 और लैम्डा इज ग्रेटर देन 2। एकदम इजी क्वेश्चन है, क्विकली बन जाएगा, बट हर बार ऐसा नहीं होता। सो ये क्वेश्चन जो है ये इजी है क्योंकि ये एक जनरल फॉर्म पे ही बेस्ड क्वेश्चन है, बट जनरली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को थोड़ा टाइम लग सकता है। सो क्वेश्चन देख के ही डिसाइड करना कि वो करना है या नहीं करना, और अगर आप करने वाले हो तो एकदम फास्ट करना, एफिशिएंटली करना होगा। सो ठीक है, अब क्वेश्चन 140 से शुरू करते हैं। सो ठीक है, अब क्वेश्चन 140 पे जाते हैं कि गिवन ये है कि लेट a cap and b cap be two non collinear unit vectors. अब if u is a cap minus a cap dot b cap into b minus, so अब u is a cap minus a cap dot b cap and a cap dot b cap, and b cap is the vector, and v is defined as a cap cross b cap, then find mod of v in terms of mod of u. So ये क्वेश्चन आप एक्चुअली नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हो जल्दी से, बट एक फास्ट और एफिशिएंट ट्रिक यहाँ पे है कि आप अज्यूम करो कि यहाँ पे कंडीशन ए एंड बी पे सिर्फ इतना दिया है कि नॉन कोलिनियर है, सो और यूनिट है, सो आप अज्यूम करो कि ए कैप इज आई कैप and b cap is j cap. So simply you will get ki u is I cap minus 0 j cap, because a dot b is 0, I dot j is 0, so ये 0 हो गया, so you get u is I cap and v is a cap cross b cap, so I cap cross j cap यानी k cap, so mod of v is also 1, so ये मिल गया हमें। so अगर हम देखें ऑप्शंस तो c तो ये ऐसे ही डिस्कार्ड हो गया और d भी ऐसे ही डिस्कार्ड हो गया। अब मैंने जैसे पहले बोला ये ट्रिक है, ये प्रॉपर मेथड नहीं है। सो अभी यहाँ पे अगर हम देखें
इस सिचुएशन में अगर हमने मॉड वी डॉट ए लिया, तो ये प्रॉपर मेथड नहीं है बट इफेक्टिव है। अब यहाँ पे ऑप्शन बी देखते हैं, मॉड ऑफ वी डॉट ए कैप। सो अगर आप इसको देखें, सो इट इज लाइक ए कैप क्रॉस बी कैप और उसके बाद डॉट है। यानी अगर हम यहाँ पे देखें, सो आई कैप क्रॉस जे कैप, यानी के कैप वेक्टर है एंड के कैप वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट कर रहे हो आई कैप से, तो वो जीरो ही हो जाएगा, राइट। सो मतलब इट डज नॉट मेक सेंस टू मार्क दिस बिकॉज ये जीरो ही हो रही है टर्म। सो यहाँ पे 140 मार्क करेंगे, 140 को ए मार्क करेंगे हम। इजी क्वेश्चन है एंड हो गया, मतलब और कुछ नहीं था ये क्वेश्चन में, टाइम पास क्वेश्चन है। बट अगर आप वही उसको अच्छे से सॉल्व करने जाएंगे तो शायद टाइम लग सकता, बट वही अगर आप अच्छे से सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम जा सकता है आपका, अगर आप कहीं गलत वगैरह हो गए तो। सो ट्राई फाइंडिंग स्मॉल ट्रिक्स, ऐसे स्मॉल सब्स्टिट्यूशंस करके देखना, क्योंकि बिटसाइट इज नॉट अबाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर पूरी, because BitSat is not about completely solving a question, it's about getting to the answer correctly and efficiently. It's about getting to the answer quickly and accurate. It's about getting to the answer quickly and accurately. ठीक है। So अब क्वेश्चन 141 देखते हैं। If variance of observations is this is sigma square, then variance of this will be कितना? एकदम मतलब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मैं दिखा देता हूँ। वेरिएंस ऑफ ए एक्स प्लस बी इज ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स, तो ये सिंपली अल्फा स्क्वायर आ जाएगा बाहर, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। सो ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे एंड कभी कभी इस लोगों को लगता है इतना इजी क्वेश्चन कैसे आ गया, बट बिटसैट है, आते हैं क्वेश्चंस। सो इट्स लाइक 45 क्वेश्चंस में से 15 जो है जनरली बहुत आसान, नहीं तो आसान आते हैं। 20 जो है इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट में आते हैं। क्वेश्चन 141 हो गया, अब क्वेश्चन 142 करते हैं, ये भी इजी है। सो गिवन ये है कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ टू डिस्ट्रीब्यूशंस आर 50 एंड 60 एंड देयर अरिथमेटिक मीन्स आर 30 एंड 25 रिस्पेक्टिवली। तो डिफरेंस हो स्टैंडर्ड डिविएशन, तो डिफरेंस ऑफ देयर स्टैंडर्ड, तो डिफरेंस ऑफ देयर स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है। एकदम इजी क्यों है। अब फर्स्टली ये अगर आपको पता ना हो तो आपके 3-4 मार्क जो भी है ऐसे ही निकल जाएंगे, एकदम बेकार फॉर्मूला है ये वैसे देखा जाए तो, but it can cost you 3-4 marks and that might be a deciding factor for your branch as well. So ये छोटे छोटे चीज़ें हैं वो देख लिया करो। सीधा है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला है सिग्मा बाय मीन इंटू 100, सो सिग्मा बाय म्यू इंटू 100। तो अभी यहाँ पे फर्स्ट का हम v1 अज्यूम करेंगे, सेकंड का v2। सो v1 इज सिग्मा 1 बाय म्यू 1 इंटू 100। सो अब म्यू 1 यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और 100 यहाँ डिवाइड कर देंगे। सो सिग्मा 1 इज सिंपली v1 इंटू यू वन बाय 100। v1 दिया है 50, u1 दिया है 30, सो 50 इंटू 30 बाय 100 यानी ये 15 आ जाएगा। ये 100, ये 0 0 यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, 15 बचेगा। सिमिलरली सिग्मा 2 के लिए v2 u2 बाय 100, v2 60 है, u2 25 है, सो 60 इंटू 25 यानी 1500, ये 100 कैंसिल, बचा 15। सो दोनों की वैल्यू सेम है, सो सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 इज 0 एंड आंसर ए है। एकदम इजी क्वेश्चन ई जो है। बाद में डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी एक अलग ये दिखाता हूँ कि जनरली 45 क्वेश्चंस में से कितने कैसे होता है। ये पेपर में थोड़े इजी ज़्यादा दिख रहा है, बट ओवरऑल बताता हूँ मैं, एक रफ फिगर देता हूँ, एक रफ फिगर देता हूँ मैं। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 9x प्लस 13y सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स 2x प्लस 3y इज लेस देन 18, लेस देन इक्वल टू 18 and 2x plus y is less than equal to 10 given x is greater than equal to 0 and y is greater than equal to 0. So simple question है ये भी। सबसे पहले 2x plus 3y equal to 18 and 2x plus y equal to 10 ये लाइंस बनाने यहाँ पे। फिर कंडीशन में दोनों शुड बी लेस देन 18 एंड 10 ये दिया है, तो ये जो शेडेड पार्ट है ये एंड ये,
इसके लिए ये सेटिस्फाई होगा, इसके लिए ये होगा। और सो कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट जो है ये सबका, ये बीच में वाला जो मैंने हाईलाइट पहले से किया हुआ था, ये पार्ट रहेगा। एंड ऑब्वियसली एक्स इज ग्रेटर देन 0, वाई इज ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन तो थे ही। सो ये पार्ट जो है हमारा रिक्वायर्ड पोर्शन है। अब इसमें पूछा है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट। अब इसमें पूछा है कि z की वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है, z की वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है, एंड z इज 9x प्लस 13y। तो सिंपल है, ओ ए बी सी, ये चार जो पॉइंट्स है कॉर्नर पॉइंट्स है, एंड सिंपली ये सब पॉइंट्स पे हमें z की वैल्यू एस्टिमेट करनी है। सो z इज 9x प्लस 13y, so z is 9x plus 13y. तो simply at o 0 comma 0, z will be 0, and at a 5 comma 0, 5 into 9 यानी z is 45, ये 0 निकल जाएगा। अब at c, so c is 0 comma 6, so this will be 6 into 13 यानी 78. But now if you look at the point b 3 comma 4, तो 3 9s are कितना 27, and 4 into 13 is 52, so this becomes 79. So this is the highest value of z, तो मैं वो मिल चुकी है, दैट इज सी 79। एकदम सिंपल क्वेश्चन, ये भी एकदम इजी क्वेश्चन था। लाइक डायग्राम निकालने में शायद थोड़ा टाइम जा सकता है, बट ये इजीली 1 मिनट के अंदर डुएबल क्वेश्चन था। ये है, ये है, ये तो 5 to 10 सेकेंड्स में करना था मैक्स, बिकॉज सब दिया हुआ था इसमें, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में डन। अब क्वेश्चन 144 देखते हैं। A coin is tossed 7 times. Each time a man calls head, the probability that he, sorry, ठीक है। अब क्वेश्चन 144 देखते हैं। A coin is tossed 7 times. Each time a man calls head, तो हर बार वो सिर्फ हेड ही बुलाएगा, हर बार यानी सातों इटरेशंस में। अब the probability that he wins the toss, अब the probability that he wins the toss at least on 4 occasions is, तो सीधा है, वी अज्यूम इक्वली लाइकली इवेंट, वो पहले से है ही। सो हेड और टेल की आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है ही। अब नंबर ऑफ टॉसेज इज 7, और हमें निकालना है पी एच ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सो P4 प्लस P5 प्लस P6 प्लस P7, यानी 4 हेड्स आए, 5 हेड्स आए, 6 हेड्स आए, 7 हेड्स आए, इनकी प्रोबेबिलिटी ऐड करेंगे। सो 4 हेड्स के लिए 7 चूज 4, यानी ये हेड्स है, सो हाफ रेस टू 4 एंड हाफ रेस टू 3 टेल्स के लिए। सिमिलरली अगर 5 हेड्स आए तो 7 चूज 5, यानी 7 इंस्टेंसेस में से 5 में हेड आना चाहिए। देन 5 हेड इसलिए हाफ रेस टू 5 एंड हाफ रेस टू स्क्वायर, और ये बाकी दो टर्म जो है वो सिमिलरली आएंगे। अब दिख रहा है कि हाफ रेस टू 7 कॉमन आ जाएगा सब में से, तो वो निकाल लेने का। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है देखने लायक, कि अगर आपके पास 7 चूज 2 फॉर एग्जाम्पल है, तो इट कैन बी रिटन एज 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 5. So it can be written as 7 factorial divided by 5 factorial 2 factorial, right? And which is 7 into 6 into 5 factorial, 5 factorial यहाँ से निकाल लिया, और यहाँ 2 factorial बचा। तो सिंपली अभी यहाँ जितना नंबर है उतने टर्म्स यहाँ लिख देने का। सो यहाँ 2 है तो 7 into 6 डिवाइड बाई 2 factorial। वही अगर अभी लेट से 7 3 रहता, तो हम सिंपली 7 into 6 into 5 लिखेंगे, और नीचे 3 लिख देंगे, 3 फैक्टोरियल। ये 4 फैक्टोरियल दोनों साइड से कैंसिल हो गया, तो ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल, और ये 35। तो ये छोटी सी ट्रिक है, लेकिन कैलकुलेशन में कई बार इफेक्टिव प्रूव होती है। तो हम 7/4, 7/5, 7/6, 7/7 यहाँ पे सब कॉमन ले लिया अंदर, हाफ रेस टू 7 केस में। तो ये 35, 21, 7, 1 इनकी वैल्यूज आएगी, एंड वो आया, तो दिस इज हाफ रेस टू 7 इंटू जो कुछ भी सम है। सो यहाँ पे वो 64 है, it's not 164, it's simply 64, and 64 is 2 raised to 6, so half raised to 7 into 2 raised to 6, यानी आंसर हाफ आया। सो सी हाफ आंसर है। ये भी इजी क्वेश्चन नहीं, बहुत इजी नहीं था, क्योंकि ये भी इजी क्वेश्चन था वैसे, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन इंटेंसिव था। सो इजी से मीडियम के बीच में रखूंगा मैं। इसमें एक्चुअली एक और मेथड आप कर सकते हो कि instead of doing P4 plus P5 plus P6 plus P7,
you could have done 1 minus p0 minus p1 minus p2 minus p3, बट मतलब 5 टर्म्स है यहाँ, 4 टर्म्स है, तो आप यही करो। अगर लाइक पी एच ग्रेटर देन इक्वल टू 2 वगैरह निकालना है तो दूसरा मेथड आप यूज करना। अब 145 क्वेश्चन 145 में दिया है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई प्लस साइन इनवर्स ऑफ जेड इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2। अब इसका जो इंटरवल होता है वो -π/2 से π/2 के बीच में होता है। सो अभी यहाँ 3 π/2 दिया है एंड ये सबके मैक्सिमम वैल्यूज कैन बी π/2 और ये 3 टर्म्स है। सो ऑब्वियसली ये सारे जो वैल्यूज है वो π/2 रहेंगे। सो मैंने वो यहाँ पे भी वही लिखा है। सो बेसिकली साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ जेड इज इक्वल टू π/2। तो ऑब्वियसली एक्स वाई एंड जेड सब 1 है, तो हमें यहाँ पे एक्स वाई जेड और यहाँ पे एक्स वाई जेड सब 1 मिल चुके हैं। सो ये हम सिंपली 3 से रिप्लेस कर सकते हैं बिकॉज f1 2 3 कुछ भी हो इट रियली डजेंट मैटर, क्योंकि वो फाइनाइट रहेगा, फाइनाइट का कोई भी आप पावर लो सो 1 1 ही रहेगा। सो ये 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा एंड बचा x प्लस वाई प्लस जेड, सो ये भी 3 हो जाएगा। सो 3 माइनस 3/3, सो दिस बिकम्स 3 minus 3/3 यानी 3 minus 2, so this becomes यानी 3 minus 1 sorry, so this becomes 2। so आ गया आंसर। एकदम इजी क्वेश्चन था। मैंने सॉल्यूशन में थोड़ा लंबा मेथड किया है कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड लिया एंड देन f(1) इक्वल टू 2 किया एंड वो वाला मेथड दिखाया जो बुक में भी है, बट बोला कि यहाँ पे ये इजी मेथड भी दिखा दो क्योंकि f(1) f(2) f(3) ये सब फाइनाइट वैल्यूज ही रहेंगे, तो 1 का कुछ भी पावर हो 1 ही रहेगा। सो ये सिंपली 3 minus 3/3 हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन 146, सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/1 फैक्टोरियल प्लस 2 प्लस 4/2 फैक्टोरियल प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6/3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। सो यहाँ पे अपने को जो है ना वो tn टर्म अगर मिल गया, tn टर्म, तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो मैं ट्रिक बाद में दिखाता हूँ बट मेथड देख लो पहले। सो न्यूमरेटर जो है 2, सो 1 into 2 ऐसा हम लिख सकते हैं। 2 plus 4 यानी 6, सो 2 into 3। 2 plus 4 plus 6 यानी 12 यानी 3 into 4। सो न्यूमरेटर हर जगह इज ऑफ द फॉर्म n into n plus 1, वाइल डिनोमिनेटर में सिर्फ n फैक्टोरियल है। सो ये सिंपली n into n plus 1 by n फैक्टोरियल आया, तो ये आया तो इट सो tn तो इजीली मिल गया अपने को विच इज n plus 1 डिवाइड बाई n minus 1 फैक्टोरियल। अभी ये n+1 को हम n-1 फैक्टोरियल से अभी हम इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करने का ट्राई करेंगे। सो इसको n-1 + 2 में कन्वर्ट, सो इसको n-1 + 2 ऐसे लिखना एंड n-1 फैक्टोरियल n-1 ये कैंसिल हो जाएगा, सो दिस बिकम्स 1/n-2 फैक्टोरियल एंड यहाँ बचेगा प्लस 2n-1 फैक्टोरियल। तो अब हम सिंपली समेशन लेंगे बिकॉज इसका समेशन लेना इतना ईजी नहीं है, बट ये सिर्फ एक एक है तो ये इजीली हो जाएगा समेशन। nth टर्म यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों साइड है, यहाँ पे सिर्फ 2 टर्म्स है। सो हम अब उसका समेशन ले लेंगे tn का। सो दिस बिकम्स समेशन 1/n-2 फैक्टोरियल एंड प्लस 2 सिग्मा 1/n-1 फैक्टोरियल। सो ये e है, ये e है, सो e + 2e यानी 3e। मतलब और कुछ नहीं था, लेकिन एक ईजियर मेथड ये था कि मतलब इतना अगर कैलकुलेशन ना करके हम अगर सिंपली एस्टिमेट करें इसका 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 वैल्यू कितना होगा। सो 2/1 फैक्टोरियल 2 है, 2 + 4/2 फैक्टोरियल 3 है यानी बड़ा, बट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि 2 + 4 + 6 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल वापस 2 हुआ यानी घटा। नेक्स्ट टर्म जो होता है 20/24, फिर 30/120 एंड सो ऑन घटते जाता है। सो ये जो लास्ट टर्म्स है वो टेंडिंग टू 0 टाइप हो जाता है। सो हमें पता है कि ये जो है इतना चंक है, इसका वैल्यू 7 है, ठीक है। सो 1e 2e तो आंसर डेफिनेटली नहीं है। एंड अब हम देख सकते हैं ना कि मतलब ये ई एक्स टाइप इक्वेशन तो है ही, सो यू कैन पुट 3 एज अ सेफ एस्टिमेट हियर। नहीं तो अगर तुम ये सब वैल्यूज भी देखो, सो ये भी टेंडिंग टू 2 आता है, आगे की टर्म 0 हो जाता है, ये खुद ये दोनों मिला के 1 पॉइंट कुछ तो हो जाएगा
एंड वो धीरे धीरे 2 को टेंड करेगा, सो अप्रोक्सीमेटली 9 आ जाएगा इसका आंसर। सो ये 9 आ गया, मतलब लगभग 3E के आसपास ही है। सो हमारा जो एस्टिमेट है वो सही है, बट मतलब ये 7-8 तो इधर ही हो रहा है। सो यू कैन सेफली अज्यूम कि E और 2E तो डेफिनेटली नहीं है, एंड ई रेस टू एक्स टाइप इक्वेशन दिख तो रहा है, सो 3E मार्क कर देना यहाँ। अब क्वेश्चन 147 देख लेते हैं क्विकली। सो इफ Z1, Z2, Z3 रिप्रेजेंट वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल सच दैट mod of Z1, mod of Z2, mod of Z3 आर इक्वल, यानी इन तीनों पॉइंट्स का ओरिजिन से डिस्टेंस इक्वल है, तो इन चारों में से कौन सा हमेशा ट्रू रहेगा वो देखना है। तो एकदम इजी क्वेश्चन है कि इन तीनों का डिस्टेंस ओरिजिन से जो है इक्वल है, यानी हमें पता है कि फिर ये जो है ओरिजिन, ये तीनों ये, यानी बेसिकली ये जो ओरिजिन है ये तीनों, यानी बेसिकली ये जो ओरिजिन है वो इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर है, ठीक है। अब अगर सरकम सेंटर है तो x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 यानी इसका कोऑर्डिनेट है, एंड ये सरकम सेंटर एंड सरकम सो ये जो ओरिजिन है वो इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर है, बट सरकम सेंटर का जो ये रहता है कोऑर्डिनेट रहता है, इट कैन बी फाउंड यूजिंग x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, राइट। सो सिंपली x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 इक्वल टू 0 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 इक्वल टू 0। तो हमें मिल जाता है कि ये 0 है, ये 0 है, सो दिस प्लस आई इमेजिन, so this x1 plus x2 plus x3 by 3 plus I into y1 plus y2 plus y3 by 3 is equal to 0, या basically z1 plus z2 plus z3 is 0, so z1 plus z2 plus z3 is 0, एंड हमें ये भी मिल गया इजीली b, ठीक है। अब क्वेश्चन 148 देखता है, ये भी इजी है। ऐसे क्वेश्चंस में जनरली है ना कॉमन टर्म निकाल लेना, सो वो इजीली हो जाए। ऐसे क्वेश्चंस में जनरली कॉमन टर्म निकालना होता है, एंड यहाँ पे करेक्शन है, ये a है, 9 नहीं है, a है, ये भी है a नॉट 9, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने पिछले इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी लिखा हुआ है कि अगर ये है देन सिंपली दिस इज 0 ऑलवेज ट्रू। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे भी लिखा है टाइपो का, बट स्क्वायर रूट x रेज टू 5, स्क्वायर रूट x रेज टू 7 एंड x रेज टू 6, सो इट कैन बी रिटन एज स्क्वायर रूट x रेज टू 12। सो सिंपली ये कॉमन निकाल, ये कट कर देना सब जगह से, सो दिस बिकम्स स्क्वायर रूट x रेज टू 2 प्लस स्क्वायर रूट x रेज टू 7, स्क्वायर रूट x रेज टू 5 कट किया। अब इसमें से अगर हम टर्म्स देखें, अब इसमें से हमें ए एंड लैम्डा की वैल्यूज निकालनी है, राइट। सो अब अगर हम स्क्वायर रूट एक्स रेज टू 7 यहाँ से कॉमन निकाले, ठीक है, सो दिस बिकम्स 1 प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट एक्स रेज टू 5, बट अगर हम देखें सो इट बेसिकली स्क्वायर रूट एक्स रेज टू 7 इज क्या, इट इज लाइक एक्स रेज टू माइनस 7 बाई 2 ना, यहाँ पे ऊपर इट इज एक्स रेज टू माइनस 7 बाई 2, एंड ये जो है दिस इज 1 प्लस एक्स रेज टू माइनस 5 बाई 2। सो अगर हम इस पार्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, इस पार्ट को, तो हमें एक्स रेज टू माइनस 7 बाई 2 इंटू माइनस 2 बाई 5 मिलेगा, राइट। सो वही किया है मैंने, ये स्क्वायर रूट एक्स रेज टू 7 कॉमन निकाला यहाँ पे। उसके बाद लेट k इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय स्क्वायर रूट एक्स रेज टू 5 विच इज 1 प्लस एक्स रेज टू माइनस 5 बाई 2। सो सिंपली dk इज माइनस 5 बाई 2 इंटू एक्स रेज टू माइनस 7 बाई 2 dx, पहले सॉरी मैंने 2 बाई 5 बोला था, 5 बाई 2 है। सो dk ये मिला, सो 1 plus x raised to minus 5 by 2, so dk is minus 5 by 2 x raised to minus 7 by 2 dx, and ये मिला तो सिंपली अभी dx पता है, so this dx will be minus 2 by 5 x raised to 7 by 2 dk, so ये सिंपली यहाँ लिख दिया हमने, and so the equation becomes integral minus 2 by 5 dk by k, because ये and ये टर्म कैंसिल हो जाता है, हमें सिंपली ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाता है, तो सिंपली इतना बचता है इंटीग्रल माइनस 2 बाई 5 डी के बाई के, एंड दिस इज माइनस 2 बाई 5 लॉग के प्लस सी,
सो ये जो है ये हमारा लैम्डा होगा एंड k जो है इट इज़ 1 + 1 बाय स्क्वायर रूट x रेज टू 5. सो हम अगर एंड k जो है इट इज सिंपली स्क्वायर रूट एंड k जो है इट इज सिंपली 1 + 1 बाय स्क्वायर रूट x रेज टू 5. सो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे. सो x रेज टू 5/2 + 1 बाय x रेज टू 5/2. सो यही फॉर्म आ गया. नहीं, थोड़ा सा बाकी है. सो यहाँ पे नेगेटिव साइन जो है इसको अगर हम अगर उसको हमें पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है तो सिंपली ये हम इंटरचेंज कर देंगे. सो उसकी वजह से ठीक है. सो अब अपने को ये नेगेटिव साइन जो है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है. नहीं, बिकॉज फॉर्म इज x रेज टू a और x रेज टू a+1. तो ये मैंने एक गलत पार्ट लिखा है ये. सो एक मिनट. सो ये इसको हमें सो इसको हमें नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना है नेगेटिव साइन से. सो -2/5 लेकिन ये फॉर्म अलग है थोड़ा. सो हमें ये नेगेटिव साइन इधर अंदर मल्टीप्लाई करना है. सो दिस बिकम्स 2/5. ठीक है. एंड लॉग x रेज टू 5/2 डिवाइड बाय 1 + x रेज टू 5/2. सो यहाँ पे लैम्डा बिकम्स 2/5 and a is 2.5. so definitely a plus lambda जो है it is greater than 2. so सेम ऑप्शन रहा. मैंने एक गलती की थी वहाँ पर बट सेम रहा. सो ठीक है. बट वो मैंने करेक्ट कर दिया. सो ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है line joining the point 0, 3 and 5, -2 is a tangent to the curve y equal to x divided by 1 + x. then so वैसे ये मीडियम क्वेश्चन है क्योंकि अगर आपको ट्रिक ना पता हो तो ये डिफिकल्ट हो जाता है. ट्रिक पता हो तो इजी हो जाता है. ये भी मीडियम है एक्चुअली बिकॉज ये कंफ्यूजिंग ऑप्शन है थोड़े. ये भी मीडियम है. सो इफ़ यू सी बहुत सारे क्वेश्चन जो थे लाइन में इजी मीडियम थे. अब यहाँ पे लाइन में 3-4 मीडियम क्वेश्चन है. सो हर बार ऐसा ट्रू नहीं होता बट ऐसे कभी कभी इंस्टेंसेस निकलते हैं कि बहुत सारे इजी क्वेश्चन एक साथ आ गए बहुत सारे डिफिकल्ट कर दिए एक साथ. तो मोरल का भी गेम हो जाता है फिर कभी कभार. सो इतना पैनिक नहीं होने का, आराम से देने का पेपर. अब फिलहाल क्वेश्चन 149 पे जाते हैं. सो लाइन joining the points 0, 3 and 5, -2 is a tangent to the curve y equal to x divided by 1 + x. then so points है 0, 3 and 5, -2. so slope निकालेंगे हम 3, -2 divided by 0 - 5 which is equal to -1. so equation जो है लाइन का इट इज x + y = 3. अब अगर इस इक्वेशन को y = x by 1 + x का टेंजेंट रहना है तो सिंपली y = 3 - x एंड y = x by 1 + x उनके इक्वल रूट्स रहने चाहिए. सो 1 + x इधर मल्टीप्लाई कर दो. यू गेट दिस इक्वेशन 1 + x × 3 - x = ax and ax. so 1 + x × 3 - x = ax and 0 is equal to therefore ये यहाँ पे ले लो x - 3 × x + 1 + ax. so इसको खोल दो becomes x² - 2x - 3 + ax और x² - 2 - a × x - 3. अब b² = 4ac जो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक का यहाँ लगा देंगे. तो सिंपली b² यानी 2 - a का स्क्वायर = -4ac यानी सॉरी b² = 4ac. so 2 - a का स्क्वायर = 4ac यानी 4 × 1 × -3 यानी -12. बट स्क्वायर है और बट ये जो है ये LHS जो है वो स्क्वायर एंड इट हैज टू बी ग्रेटर देन 0 बिकॉज रियल है यहाँ पे सब नथिंग इमेजिनरी एंड ऑल. सो दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0 बट यहाँ पे नेगेटिव है. RHS इज लेस देन 0 so not possible and hence A belongs to 5. सॉरी मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ बट थोड़ा थक गया हूँ बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन थे. 45 क्वेश्चन जरा ज़्यादा हो जाता है बोलना बट ठीक है. अब ये लास्ट क्वेश्चन जो अभी दिखा रहा हूँ मैं क्वेश्चन 150. द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द parabolas y² = 4x and y² = 2x - 6. तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमें मिलेगा इट विल बी अलोंग द कॉमन कॉर्ड. सो दिस क्वेश्चन इज फॉर्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन
एंड मैं ये मीडियम से मोस्टली डिफ़िकल्ट साइड पे ज़्यादा रखूँगा, बिकॉज कैलकुलेशन इंटेंसिव है, कहीं पे भी आप कैलकुलेशन गलती करो तो प्रॉब्लम हो सकती है, और लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत सारे कैलकुलेशन है, तो थोड़ा ऐसे क्वेश्चंस को देख के ही जाना, अगर आपके पास टाइम है एंड अगर आप कॉन्फिडेंट है तो ही करना ही है। सो सॉल्यूशन देखते हैं। सो नॉर्मल जो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x का एट पॉइंट एम स्क्वायर कमा 2m, उसका इक्वेशन विल बी y प्लस एम एक्स माइनस 2x माइनस एम क्यूब इक्वल 0 रह गया, ठीक है। एंड सेकेंड इक्वेशन जो है नॉर्मल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस 6 एट पॉइंट एम स्क्वायर बाई 2 प्लस 3 कॉमा एम, सो इट विल बी वाई प्लस एम एक्स माइनस 3 माइनस एम स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू ज़ीरो। सो ये और ये अगर हम कंपेयर करें, सो वाई वाई कट, एम एक्स कट, सो माइनस 2m माइनस एम क्यूब, एंड यहाँ पे माइनस 3m माइनस एम, सो ये माइनस 4m, एंड ये जो रहेगा एक्चुअली क्यूब है, वही सोचो कुछ तो गड़बड़ हुई है, सो ये क्यूब है फॉर्मूला में ही, ये करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला है इसलिए। सो माइनस एम क्यूब एंड ये माइनस एम क्यूब बाई 2 है, सो ये सॉल्व करो, यू विल गेट m इज इधर 0 और 2। सो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कैन बी, सो m इज इधर 0 और 2, राइट। सो इनके लिए पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन कैन बी 4,4 5,2 और 4,4 और 4,-4 एंड 5,-2। सो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में या इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज √5, बिकॉज ये 1 एंड ये जो है 2 का है, 2 यूनिट का, यानी 4 स्क्वायर रूट इज √5, सो बी √5। एंड ये क्वेश्चन मैं मोस्टली डिफिकल्ट साइड रेट करूंगा। सो इफ़ यू सी इतने सारे क्वेश्चंस में जिनके 3 या 4 क्वेश्चन थे जो डिफिकल्ट वैसे बोल सकते हैं, एंड मैक्सिमम क्वेश्चंस लाइक 15 क्वेश्चंस तो 10 to 15 क्वेश्चंस तो एकदम इजी वाले आते हैं, एंड लगभग 15 से एंड लगभग 20 से 25 क्वेश्चन जो होता है वो मीडियम आता है। जनरली इजी एकदम जो है वो 15, ये लगभग 20-22 के आसपास, सो इजी 15, मीडियम जो है मेनली लाइक 23-25 टाइप, एंड बाकी हार्ड जो है 5-8 आता है। सो यू हैव टू फोकस ऑन दीज क्वेश्चंस, एंड इस पे मेजर फोकस रहना चाहिए तुम लोगों का। हर क्वेश्चन करना ज़रूरी नहीं है, कोई क्वेश्चन लगे तो स्किप करना, बट इंश्योर तुम्हारा मैक्सिमम स्कोर हो। एंड अगर अभी आपका लाइक 25 क्वेश्चंस बन रहा है 1 घंटे में, तो नेक्स्ट जो कोई भी मॉक एग्जाम देंगे यू हैव टू टारगेट 30 क्वेश्चंस, उसके बाद 35 क्वेश्चन सिमिलर टाइम में। एंड अगर एक एक करके आपने टारगेट पूरा करने का ट्राई करना है, एकदम नहीं होगा, बट थोड़ा टाइम कम है तो मेहनत करनी ही पड़ेगी आप लोगों को थोड़ी। एंड अगर आपका पेपर कंप्लीट होने में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि मैथ्स का पेपर लंबा आता है तो थोड़ा ये हो सकता है, तो आपका टाइम डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होना चाहिए लाइक 35 से 40 मिनट्स में केमिस्ट्री करना, लाइक 35 से 40 मिनट्स में केमिस्ट्री करना, 45-50 मिनट्स में फिजिक्स करना, 10-15 मिनट्स में इंग्लिश और लॉजिक खत्म करना, और बाकी टाइम यानी लगभग 70 मिनट मैथ्स को देना। एक और स्ट्रेटेजी आप कर सकते हो, साइक्लिक स्ट्रेटेजी, तो आप उसके बारे में देखो। एक और आप कर सकते हो साइक्लिक स्ट्रेटेजी,